जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जिस इंसान ने फेर रखा हो मेहनत से मुंह, वो इंसान इंसान ही नहीं होता। तो दोस्तों, मैं आपका बड़ा भाई निखिल धाबाई फिर से हाजिर हूं लेकर के आपके सामने एक नया चैप्टर, सर्कुलर मोशन, लेक्चर नंबर 1। और आप सभी का स्वागत है रफ्तार जेईई सीरीज में। तो सर्कुलर मोशन जो कि एनसीईआरटी में अलग अलग जगह आपको मिलेगा, तो यहाँ हम इसको पूरा एक साथ पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन आपको वैसे एनएलएम में भी मिलेगा, वर्क पावर एनर्जी में भी मिलेगा, और मोशन इन 2D जो है वहां पर भी मिलेगा, लेकिन वो सब इकट्ठा हम पढ़ने वाले हैं इन सेशंस में, आने वाले 3-4 सेशंस में। तो बिना देरी की हम बात करते हैं। तो आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है बेसिक इंट्रोडक्शन की, जिसमें हम बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ कई चीजें हो सकता है आपको ऐसी भी देखने को मिले जो डेफिनेटली आपको पहले से नहीं पता होंगी अगर आपने ऑलरेडी सर्कल पढ़ रखा है, तो है ना। और हो सकता है शायद अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये चीजें आपको पहले से ही पता हो। बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे। और अगर आप पहली बार सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं तो जी हाँ, आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा सर्कुलर मोशन को समझने के लिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए सर्कुलर मोशन की, सर्कुलर मोशन की जो डेफिनेशन है वो क्या रहेगी, या अगर आपको बताना है कि सर्कुलर मोशन है क्या, तो मोशन का मतलब आपको पता ही है कि जब भी पोजीशन में चेंज होगा। अब मोशन जो है स्ट्रेट लाइन हो सकता है, किसी कर्व पाथ में हो सकता है, पैराबोलिक, कैसा भी। तो सर्कल का मतलब जब भी एक पार्टिकल एक प्लेन में मूव कर रहा हो, 3 डायमेंशनली नहीं, प्लेन में, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या कोई और भी प्लेन, और इस तरीके से वो प्लेन में मूव कर रहा हो कि इस किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसकी सेपरेशन जो है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहे। जैसा कि अगर मैं कहता हूं एक पार्टिकल कुछ ऐसा मूव कर रहा है, वाह क्या गजब नजारा है, हाँ, एक पार्टिकल कुछ ऐसा मूव कर रहा है, तो अगर टाइम के साथ इसकी जो सेपरेशन है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो चेंज नहीं हो रही है और वो ऐसा मूव करते जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है जो कांस्टेंट है, इस डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस, और ये जो पॉइंट है जिसके रेस्पेक्ट में वो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है उस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर, और ऐसे मोशन को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। हालांकि ये पॉइंट आपका फिक्स्ड भी हो सकता है या ये पॉइंट आपका मूविंग भी हो सकता है। आई बात समझ में? फिक्स्ड मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि एक अगर व्हील लिया जाए और उस व्हील को यहाँ एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ऐसा रोटेट कर दिया जाए, तो ये आपका पॉइंट फिक्स्ड हो गया, और उसके अबाउट जो पार्टिकल जो भी व्हील के सरकमफेरेंस पे होगा वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। वहीं अगर आप एक गाड़ी के टायर की बात करोगे तो वो घूमने के साथ साथ आगे भी जा रहा है, तो अगर गाड़ी के टायर के सरकमफेरेंस पे कोई पार्टिकल है तो पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट विच इज एक्चुअली मूविंग। मूविंग पार्टिकल के रेस्पेक्ट में वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। कुल मिला के सर्कुलर मोशन का ये बेसिक सा डेफिनेशन है। अब सर्कुलर मोशन जो है वो 2 तरीके के रहते हैं, और इन 2 तरीके के सर्कुलर मोशन को समझने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल से लॉजिकल कॉन्सेप्ट की। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने आपसे पूछा यहां कि कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और अगर मैं आपसे कहूं कि एक्सेलरेशन से ही डायरेक्शन है, अगर ये पार्टिकल के वेलोसिटी की डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो अगर मैं यहां आपसे पूछूं कि बताओ कि यहां स्पीड जो है इस पार्टिकल की वो बढ़ेगी कि कम होगी, तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि सर देखो यहां पर स्पीड जो है वो ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, इसमें कोई शक नहीं है, और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आए, तो इन डायरेक्शन। ये बात अगर एक बहुत मतलब किसी को फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आती है तो ये बात को वो इग्नोर नहीं कर सकता, या ये बात उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत ही आसान सी चीज है, जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में आपने धक्का दिया। ऐसे ही अगर मैं इसी का उल्टा अगर कहूं आपसे कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब कहने का ये हो गया कि आपकी जो वेलोसिटी है वो पैरेलल की जगह एंटी पैरेलल है एक्सेलरेशन की। इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे कि सर स्पीड जो होगी वो डिक्रीज होगी, एंड अगेन देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन। हाँ, कुछ देर बाद वो रुकेगा, रुकने के बाद डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन इस मोमेंट पे अभी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि अगर वेलोसिटी के अलोंग ही एक्सेलरेशन होगा हमारा नेट,
तो वो उसके मैग्नीट्यूड को ही चेंज कर पा रहा है, डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पा रहा है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। और अगर यहां पर इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता तो स्पीड में भी कोई चेंज नहीं होता, है ना। तो यहां से अपने को एक ये चीज समझ में आई कि अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग है तो स्पीड या मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा वेलोसिटी के। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं और देखते हैं अगला केस। अब अगर मैं कहूं आपसे कुछ ऐसा कि एक पार्टिकल कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन में जा रहा था और यहां कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो तुम कहोगे सर वो चलता रहेगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में अगर जा रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां से ऐसा धक्का मारा, है ना। आप खुद सोचे कि ये एक ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस है और कोई चीज ऐसा स्लाइड करती हुई जा रही है, आप गए और आपने जस्ट उसको किक किया नीचे से, मान लो इधर से आपने इसको किक, तो अगर आप किक करते हो इस डायरेक्शन में तो क्या होगा, ऐसा डिविएट नहीं हो जाएगा, या कोई अगर उधर से धक्का दे दे तो ये कुछ ऐसा डिविएट नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो मैं यहां अब आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, मतलब आपको समझाना चाह रहा हूं, यदि आपका एक्सेलरेशन अभी सारा का सारा इस डायरेक्शन में है और ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ऊपर वाले दो केसेस से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये वाला एक्सेलरेशन इस पर्टिकुलर मोमेंट पे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं कर सकता। वजह यह है कि इस एक्सेलरेशन का इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि क्योंकि एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, यहां इस मोमेंट पर स्पीड जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये स्पीड में चेंज नहीं कर सकता, ना ही वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा और ना ही कम करेगा। लेकिन वही अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की, तो आप बिल्कुल यहां कह रहे हैं कि ये डायरेक्शन को चेंज करेगा। दोस्तों यहां पे आप इस बात को समझे कि यहां पे डायरेक्शन चेंजेस, तो डायरेक्शन में यहां चेंज आएगा, तो आपको यह ध्यान रखना है कि अब इन दोनों चीजों को या इसको मैं कंबाइन करके अगर आपको समझाना चाहूं तो ये मतलब निकलना चाहिए इन तीनों पॉइंट्स का कि एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा वो मैग्नीट्यूड को बदलने की ताकत रखता है, और एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा वो डायरेक्शन को बदलने की ताकत रखता है। मतलब अगर ये वाला एक्सेलरेशन की बात की जाए तो इसके बस की नहीं है डायरेक्शन को चेंज करना, और इस एक्सेलरेशन की बात की जाए तो इसके बस में नहीं है मैग्नीट्यूड को चेंज करना। ठीक है, तो अब अगर इन तीनों को मिक्स करके मैं एक पॉइंट बना दूं, और अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि जरा आप क्या यहां बता पाएंगे कि इस केस में आपको क्या फीलिंग आती है। मैंने कहा यार वेलोसिटी अपनी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और एक्सेलरेशन मेरा कुछ ऐसा है, इस बार एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में। तो अब आप कहेंगे कि अरे सर इतना भी हमें बेवकूफ ना समझो, हमको पता है आप क्या कहने वाले हो। आप बोल ही रहे हो इन तीनों को मिक्स करके, मतलब आप अब यही कहने वाले हो कि इस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट लेंगे हम, इसको हम बोलेंगे टैंजेंशियल कंपोनेंट। टैंजेंशियल क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हमेशा पाथ के अलोंग उसकी डायरेक्शन रहती है, और पाथ के अलोंग जो डायरेक्शन रहती है उसी को हम टैंजेंशियल डायरेक्शन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग है वो टैंजेंशियल कंपोनेंट हो गया, और ऐसे ही एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसको अभी मैं परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन ही कह देता हूं। क्या आ जाएगा, a cos थीटा। जनरली इसे a रेडियल भी कह दिया जाता है क्योंकि टेंजेंट के परपेंडिकुलर रेडियस होती है। सर लेकिन रेडियस तो सर्कल में होती है, क्या यहां पर सर्कल की बात आप कर रहे हैं? जी नहीं, आप ऐसा नहीं है कि रेडियस सिर्फ सर्कल की होती है। किसी भी कर्व के अंदर आप ऐसा मान सकते हैं कि कर्व वो जो है वो एक छोटे से सर्कल का हिस्सा है, तो वहां आप एक रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। सर बात समझनी है, मैं समझा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक कर्व था, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, यहां पर एक छोटा सा हिस्सा अगर मैं देखूं तो ऐसा लग रहा है कि जैसा ये कर्व का ये पार्ट इस सर्कल का हिस्सा है। क्या यहां पर ऐसा लग रहा है कि कर्व का ये पार्ट इस सर्कल का हिस्सा है ना? वो मेरे से एग्जैक्ट बन नहीं पा रहा, लेकिन आप बात समझ पा रहे हो। मतलब है एक ही कर्व लेकिन अलग अलग हिस्से, अलग अलग सर्कल, अलग अलग पार्ट ऑफ द कर्व इज अ पार्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स। यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर यहां वाले हिस्से की रेडियस, तो ऑब्वियसली वो बड़ी है, यहां वाले हिस्से की रेडियस ऑब्वियसली वो कम है। बस मैं यही कह रहा हूं कि यार जब आपके पास कैसा भी कर्व पाथ होगा तो टैंजेंट के परपेंडिकुलर जो आएगा उसको हम रेडियल या परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन कह देते हैं, और ये जो आएगा वो कितना आएगा, मैंने गलती से a cos थीटा लिख दिया, वो एक्चुअली a sin थीटा आएगा। ये a cos थीटा था तो ये आ जाएगा आपके पास a sin थीटा विच इज a रेडियल। क्या आप मुझे अभी बता सकते हैं कि
ये कौन सा एक्सेलरेशन यहां पर क्या करेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ए टेंजेंशियल यहां क्या करेगा, तो सिंपल सी बात है, ए टेंजेंशियल जो है वो वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड को जो है चेंज करेगा। तो ए टेंजेंशियल विल चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ए टेंजेंशियल क्या करेगा, वो मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। और यहीं अगर मैं बात करूं ए रेडियल की, या आप कहें तो ए परपेंडिकुलर की, तो ये क्या चेंज करेगा, विल चेंज द डायरेक्शन। ये चेंज करेगा डायरेक्शन को। आई बात समझ में। तो टेंजेंशियल का काम मैग्नीट्यूड को चेंज करना और रेडियल का काम है डायरेक्शन को चेंज करना। उम्मीद है यहां तक चीजें आपको क्लियरली समझ में आ रही होंगी। सर लेकिन आपने ये बात क्यों बताई, ये बात अब हम समझने जाएंगे और मतलब इस बात को अप्लाई करेंगे और उससे हम समझने जाएंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस। ठीक है, सर्कल के अंदर जो लोगों को एक फीलिंग आती है कि भाई कैसे क्या होना चाहिए एक्सेलरेशन, तो अभी हम बिल्कुल इसको बहुत ही आराम से और बड़े ही लॉजिकल वे में आप खुद समझ जाओगे कि यहां पर किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होना चाहिए, किस डायरेक्शन में नहीं। बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे यहां पे पूछा कि मान लीजिए एक पार्टिकल है, तुमने कहा ओके सर पार्टिकल है यहां पर, और ये जो पार्टिकल है वो मान लीजिए कुछ ऐसा मूव कर रहा है इस सर्कुलर ट्रैक पे। ठीक है, इस सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है और इसकी जो वेलोसिटी है वो मैंने कहा कुछ है u, और इसकी जो ये u स्पीड है वो हमारी रहती है कांस्टेंट। सबसे पहली बात जो आपको समझनी है, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कल में मूव कर रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर, कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन यही अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट अबाउट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन। ये ध्यान रखना, वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई। वेलोसिटी जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर डायरेक्शन भी चेंज हुआ तो हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, डायरेक्शन अगर चेंज हुआ तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं इधर 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड जे कैप, 5 मीटर पर सेकंड माइनस आई कैप, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, अब हम यहां बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अगर मैं यहां आपसे पूछूं कि अब एक्सेलरेशन की बात की जाए, तो क्योंकि यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब साफ साफ ये हो जाता है क्योंकि टेंजेंट के अलोंग या स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। जब पार्टिकल यहां होगा तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, जब पार्टिकल यहां होगा तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, जब पार्टिकल यहां होगा तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। कहने का मतलब यह है सीधे सीधे, यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्पीड जो है वो कैसी है आपकी, कांस्टेंट। क्योंकि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहां नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे किस चीज की, रेडियल एक्सेलरेशन की, या आप कहें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, क्या वो है यहां, तो आप बस सीधे से ये देखिए क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है। जी हाँ, डायरेक्शन चेंज हो रही है। कैसी चेंज हो रही है कि ये डायरेक्शन थी कुछ ऐसी और ये इस तरफ बेंड हो गया। अब आप खुद सोचो, लॉजिकली थोड़ा सा सोच के देखो कि अगर कोई पार्टिकल इधर जा रहा है और वो इस तरफ मुड़ जा रहा है, तो इसको इस तरफ मोड़ने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, ऑब्वियसली फोर्स आपको इसी तरफ लगाना पड़ेगा, है ना। यहां पे देखोगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, ये ऐसा सीधे जाना चाहिए था लेकिन ये वापस ऐसा बेंड हो जा रहा है, तो अगेन फोर्स इज एक्टिंग ऐसा। यहां देखोगे तो फिर ये ऐसा बेंड हो जा रहा है, इस तरफ बेंड हो जा रहा है, तो फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस। तो आप हर मोमेंट पे अगर आप देखेंगे तो हर मोमेंट पे आप इसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, क्योंकि ये इस तरफ बेंड हो जा रहा है, ये इसकी लाइन है और ये ऐसा बेंड होते हुए दिख रहा है, तो फोर्स जो है वो लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो चीज है
ए रेडियल या ए परपेंडिकुलर, सॉरी मैंने टेंजेंशियल लिख दिया था, ये जो है आपका वो है नॉन जीरो। और यहां से आप कह सकते हैं कि आपका जो नेट फोर्स होगा वो भी कैसा होगा, रेडियल बोल दीजिए या टेंजेंशियल बोल दीजिए। अरे यार फिर मैंने टेंजेंशियल, रेडियल बोल दीजिए या फिर परपेंडिकुलर बोल दीजिए। इसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसी फोर्स को हम कहते हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप एक बात समझ लीजिए, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो चेंज होनी ही होनी है। तो बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के ये आपका नेट फोर्स है, याद रखिएगा। दिस इज नॉट द वन ऑफ द फोर्सेस, इट इज द नेट फोर्स। कि ये कैसे बताया मैंने, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, किस डायरेक्शन में, रेडियस के अलॉन्ग। यार रेडियस के अलॉन्ग अगर एक्सेलरेशन है तो रेडियस के अलॉन्ग नेट फोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं 10-5 फोर्स लग रहे तो कोई एक, सभी का रिजल्टेंट मिला के रेडियस के अलॉन्ग होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड विच इज इक्वल्स टू व्हाट, which is actually equals to mass into acceleration। को AC भी कह देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। AC, AR, A perpendicular all are same, all are actually same and this is equals to M into AC। This is not a force, this thing is equal to centripetal force, that is net force in the radial direction। तो बिना इस फोर्स के मोशन पॉसिबल ही नहीं है, सर्कुलर मोशन। तो हमने बहुत ही लॉजिकली ये समझ लिया कि देखो भाई सर्कल में मूव करने के लिए ये फोर्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ये फोर्स चाहिए ही चाहिए। अब थोड़े से एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स की बात करेंगे, जैसे मान लो आप लोग एक थोड़ा सा आपका थोड़ा सा इमेजिनेशन को यूज करते हुए आप ये मानिए कि एक बहुत ही बड़ी फ्लैट सरफेस है, एकदम हार्ड आइस है, वहां पे बर्फ है, वहां पे बर्फ है ना, बर्फ बर्फ जो भी कहना चाहें आप। तो आइसी सरफेस है और उस पे आप स्लाइड कर रहे हो, ऐसा सीधा आप फिसलते हुए जा रहे हो, आप फिसलते हुए जा रहे हो, ठीक है। या मान लो मैं ऐसा फिसलता हुआ आ रहा हूं इस डायरेक्शन में और फिसलता हुआ ऐसा आगे जा रहा हूं मैं, और मुझे यहां पे एक सामने एक पोल दिखा। तो जैसे ही पोल मेरे पास आया मैंने उसको पकड़ लिया पोल को। अब जैसे ही उस पोल को मैंने पकड़ा होगा तो क्या आप समझ पाते हो कैसा मोशन होने वाला है मेरा, आप समझ पा रहे हो। मैं ऐसा फिसलता हुआ जा रहा हूं, पोल आया आया और मैंने पकड़ा, पकड़ते ही मैं ऐसे घूमने लग जाऊंगा। क्या ये आपको बात समझ में आती है, क्या ये आपको बात समझ में आती है कि अगर मान लो पोल आ रहा है, मैं ऐसे आगे बढ़ता रहा हूं, आगे बढ़ता हूं, ये पोल आया मैंने पकड़ा तो मैं ऐसा चक्कर खाने लग जाऊंगा इस पोल के आसपास, है ना। ये कुछ आप सोच के देख लो यार कि कोई पोल है, आपने उसको पकड़ा और उसके आजू बाजू आप ऐसा सर्कल खा रहे हो, तो क्या आपके हाथ में एक टेंशन क्रिएट नहीं होती। कभी एक पोल को पकड़ के और ऐसा चक्कर खा के देखना, ऐसा झूल के देखना, तो आपके हाथ पे एक टेंशन क्रिएट हो गया, आपको लगेगा कि आपके हाथ को खींचा जा रहा है। और एक करके देखने के ये तो फील आ जाएगी, करके देखने की जरूरत ही नहीं, फील आ जाएगी, आपके हाथ को खींचा जा रहा है इस तरफ। तो अगेन बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ दैट सेंट्रीपिटल फोर्स। आप अगर घूम रहे हो, आप अगर चक्कर खा रहे हो इस पोल के अराउंड, तो फोर्स लगेगा जो सेंटर की तरफ, जो आपके हाथ से होते हुए जा रहा है। आपने पोल छोड़ दिया तो आप सर्कल नहीं कर खा सकते, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। आपने रस्सी से एक स्टोन बांधा, उसको आप घुमा रहे हो, तो जो स्टोन आप घुमा रहे हो तो स्टोन के ऊपर रस्सी से एक टेंशन लग रहा है जो स्टोन को सर्कल में कंप्लीट घुमा पा रहा है ना। ऐसे ही अगर हम और एग्जांपल्स लें, तो और एग्जांपल्स की अगर हम बात करेंगे तो बात क्या होगी, और एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो आप ये भी कह सकते हैं, जैसे कि भाई अगर हमारी अर्थ की बात हम करें, अर्थ के चारों ओर मून घूम रहा है ना, अर्थ के चारों ओर मून घूम रहा है भाई, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है अगेन बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल पुल, अगेन बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल पुल। अब कई जने बोलेंगे अरे सर ये तो गिर जाना चाहिए था, ये गिर क्यों नहीं रहा, है ना। ये होती है अनपढ़ों वाली बात कि सर फोर्स इधर लग रहा है तो ये ऐसे जाना चाहिए था ना। भाई ये किसने कहा जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। मैंने तो इतना अभी इतने चैप्टर्स पढ़ा दिए, आज तक ऐसा सिखाया नहीं, और ना किसी टीचर ने सिखाया कि जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में वो डिविएट होगा, है ना। तो अगर वो इधर जा रहा है और फोर्स इधर लग रहा है तो वो हुआ ना भाई, बेंड हुआ ना। तुम बोलोगे नहीं 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 सर नहीं समझे। मैंने कहा यार देखो, आप ये मान के चलो कि ये आपकी सरफेस थी,
आप अगर आज कोई चीज को इधर से ऐसा ऊपर से फेंकते हो, ऐसा ग्रेविटी नीचे लगती है तो ये ऐसा डिविएट होता है ना, और तेज फेंकोगे तो वो और दूर जाके गिरता है, और तेज फेंकोगे और दूर जाके गिरता है। तो कुछ ऐसा ही यहां पे आप कह सकते हो कि इस केस में हो रहा है। जब आपने अर्थ में जब आप कोई चीज फेंक रहे हो, आप सोचो कि अगर आप कोई सी चीज को फेंकते हो तो ये ऐसे गिर जाती, और तेज फेंकते हो ऐसे गिरती, और तेज फेंकते हो ऐसे गिरती, और तेज फेंकते हो ऐसे गिरती, गिरी तो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज ही तो होती जा रही है। और तेज फेंक दोगे तो वो घूमते 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 ऐसे यहीं आ जाएगी। आई क्या बात समझ में? तो आप जितनी तेज वेलोसिटी दे रहे हो, इट इज ऑलरेडी, वो फोर्स डायरेक्शन को चेंज करेगा तो गिर रहा है। आप बोलो कि यार गिर क्यों नहीं रहा, भाई गिर ही रहा है वो। अब गिरने का मतलब तुम सोचते हो कि सेपरेशन कम होनी चाहिए, जी नहीं। गिरने का मतलब यहां पे यह है कि डिविएट होना चाहिए। फोर्स का काम है डिविएट करना, वो डिविएट कर रहा है। अब वेलोसिटी इतनी एडजस्ट हो रखी है कि वो वापस यही पहुंच जाता है। तो कुछ ये कहानी है। तो सर्कल में जब भी कोई चीज घूमेगी तो भाई बिना उसके पॉसिबल ही नहीं, बिना उसके पॉसिबल ही नहीं है। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहता हूं जिसमें काफी बच्चे जो है ना कंफ्यूज होते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मतलब बिल्कुल हाइपोथेटिकल सी बात कर रहे हैं सर, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कुछ एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं जो कि आपको एक बेसिक इनिशियल आइडिया दे दे, ठीक है। जैसे मैंने कहा, ध्यान से सुनना पूरी बात, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही एग्जांपल मैं चल रहा हूं। मैंने कहा यार ये अपना था एक सर्कुलर ट्रैक। क्या है ये है एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। मैं जानता हूं जिन लोगों ने पढ़ लिया हो सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल चिल्लाएंगे, लेकिन अभी तक मैंने सेंट्रीफ्यूगल की बात नहीं की है, आगे वाली क्लास में भी नहीं करूंगा, कम से कम थर्ड क्लास में करूंगा। तो बिना सेंट्रीफ्यूगल के समझना सीखो। और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम भूल जाओ सेंट्रीफ्यूगल टाइप की भी कोई चीज मैंने अभी बोली है थोड़ी देर पहले। आप तो बस यहां ध्यान दें। मैंने कहा यार ये सर्कुलर ट्रैक था और हॉरिजॉन्टल है, हम देख रहे हैं ऊपर से, तो ये रोड है, इस रोड पे कोई जो है ये कार जा रही है अपने पास, ठीक है। तो ये कार जो है ऐसी इधर से मूव कर रही है, तो भाई साहब ये अपनी वो कार, ठीक है, और ये कार जो है कुछ ऐसा जा रही है। अब कार कैसा चलते हुए जा रही होगी, कार जो है ऐसा चलते 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 चलते, है कि नहीं, कार निकल रही है ऐसा घूम के। तो भैया कार को कौन घुमा रहा है यार? कार भी सर्कुलर मोशन कर रही है, हाँ कर तो रही है। क्या कार पे भी एक फोर्स लगना चाहिए इस डायरेक्शन में? हाँ सर, फिजिक्स के हिसाब से अगर कंसेप्चुअली आप देख रहे हो जैसा आपने समझाया, तो उस हिसाब से तो जी बिल्कुल सर, एक फोर्स लगना चाहिए सेंट्रीपिटल ऐसा अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि भाई साहब डायरेक्शन चेंज हुई ना, नहीं तो कार सीधे निकल जाती। तो टिल्ट क्यों हो रही? क्योंकि एक फोर्स लगना चाहिए था जो लग रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा फोर्स हो सकता है, सबसे पहले आप देखेंगे, अच्छा एमजी की बात कर लेते हैं, तो आप कहेंगे देखो सर एमजी की बात कर लेते हैं, तो सर एमजी तो ग्राउंड के परपेंडिकुलर लग रहा है, नॉर्मल भी ग्राउंड के परपेंडिकुलर लग रहा है, और क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वाला फोर्स तो प्लेन के पैरेलल होना चाहिए। एमजी और नॉर्मल तो प्लेन के पैरेलल है नहीं, और बाहर से कोई इसको पकड़ के ऐसा रस्सी वस्सी बांध के तो घुमा नहीं रहा। कौन बचा? कौन बचा? एमजी नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तो हमने पढ़ा है कांटेक्ट, तो कांटेक्ट तो नॉर्मल आ गया, मतलब सरफेस फिर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी। तो अगर मैं यहां कहता हूं कि कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, सबसे पहली बात ध्यान से सुन लेना, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है अगर ये कार, तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो लगेगा ऐसा अंदर की तरफ, तो ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन, और वो भी कौन सा? स्टैटिक वाला, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा भाई। ऐसा मत सोचो सर ये तो चल रही है तो फिर काइनेटिक लगना चाहिए, पहले ही समझा चुका हूं काइनेटिक नहीं लगेगा। पहिया जब घूमता है, पहिया जब घूमता है तो कैसे घूमता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसका बदलता रहता है। ये पॉइंट देखो, मेरा हाथ आगे जा रहा है, लेकिन ये पॉइंट जो इस सरफेस को टच कर रहे हैं वो स्लिप नहीं कर रहे, तो पहिए में भी कुछ ऐसी टाइप का मोशन होता है। समझ रहे हो आप? कि जैसे ये पॉइंट था, ये स्लिप नहीं हुआ, फिर अगला पॉइंट भी स्लिप नहीं हुआ, फिर ये भी नहीं हुआ, फिर ये भी नहीं हुआ, तो पहिए में कंटिन्यूअसली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज होता रहता है, और वो स्लिपिंग नहीं होती है तो स्लिपिंग नहीं है, तो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन है। और स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे निकलता भाई साहब? एनएलएम के हिसाब से, तो वो अपने को बता रहे कि रिक्वायरमेंट इधर की आ रही है, तुम बोलोगे नहीं आ रही, फीलिंग नहीं आ रही। मैंने कहा तुमने कभी देखा है
कभी मूवी में दिखाते हैं सीन की जो है हीरो एकदम बरसात के टाइम पे जा रहा है, जैसे ही मोड़ आया तो भाई साहब वो खाई में गिर जाती है कार। क्यों? कि बरसात बरसात अगर आ गई या रोड जो है वो उतनी फ्रिक्शन वाली नहीं है, तो आपको जो स्टैटिक फ्रिक्शन मिलना चाहिए था बरसात की वजह से म्यू जो है कम हो चुका है, और बरसात की वजह से म्यू कम हो चुका है तो फ्रिक्शन उतना नहीं लगेगा। तो इसको मोड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स था वो है ही नहीं उतना, तो ये जितना मुड़ना चाहिए उतना मुड़ नहीं पाएगा। तो तुम सोच रहे थे भाई साहब मैं तो टर्न ले लूंगा, लेकिन ये टर्न कम ले पाएगा और वो फाड़ के निकल जाएगी रोड को उधर बाहर। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन उतना नहीं मिल पाया। क्या ये सब चीजें रिलेट कर पा रहे हो? कर पा रहे हो तो इन कमेंट सेक्शन में लिख दो कि हाँ कर पा रहे हैं सर जी। ठीक है, तो ये बात को समझो आप, ठीक है ना। फ्रिक्शन के बिना पॉसिबल नहीं है, फ्रिक्शन के बिना पॉसिबल नहीं है। चलो थोड़ा सा और समझाते, थोड़ा सा फील करके देखो, अपने आप फीलिंग आ जाए। कई बार तुमने देखा होगा, किसी ना किसी मूवी में तो देखा ही होगा कि भाई साहब वो जो है पुलिस या जो भी है कोई भी पीछा कर रहा था कार से एक किसी का, तो जिसका भी पीछा कर रहा था उसको दिखा अरे ऑयल टैंकर है, उसने ऑयल टैंकर को मतलब जो भी था वो उसका टोटी फोटी जो भी रहता है नल वल खोल दिया, और उससे क्या हुआ ऑयल ही ऑयल रोड पे हो गया, और रोड पे ऑयल हो जाने की वजह से कार ही बैलेंस नहीं हो पा रही है। क्या मतलब मोड़ना था तो वो मोड़ ही नहीं पाए, है ना। क्यों? बिकॉज फ्रिक्शन नहीं है साहब वहां पे। तो अगर ये बिल्कुल ऑयली सरफेस होगी तो आप के बस पहिए ऐसे ऐसे मुड़ेंगे, कार सीधी की सीधी निकल जाएगी। कार को मोड़ने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, कार को मोड़ने के लिए क्या चाहिए? फ्रिक्शन चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी और चीजें देखते हैं, है ना। ये तो एक एग्जांपल हो गया, और एग्जांपल की बात करें। और अरे भाई क्या बन गया है तू, मैं तेरे को अभी बुला ही नहीं रहा था, तू कैसे आ गया। हम इस और सुनो एग्जांपल क्या आपने देखा वो स्कीइंग करते हैं, आइस स्कीइंग, वो ब्लेड्स लगा के ऐसे लंबे लंबे, है ना, पैरों के नीचे। तो वो आइस स्कीइंग करते हैं, तो आइस स्कीइंग करते करते जैसे उनको इधर मुड़ना होता है तो थोड़ा सा ऐसे झुक जाते हैं वो, और जैसे ही झुकते हैं तो वो ऐसा टर्न मारते हैं, या फिर इधर झुक जाते हैं तो फिर ऐसा टर्न मारते हैं। देखा है? देखा है ना। तो क्या हो रहा होगा, देखो अभी मैं देख रहा हूं कि कौन सी पोजीशन, मतलब या तो तुम फ्रंट व्यू से देख रहे हो या बैक व्यू से देख रहे हो। ठीक है, जब वो सीधे जा रहा है तो क्या होगा कि उसके जो ब्लेड्स होंगे, ब्लेड्स मतलब वो बड़े बड़े से ब्लेड्स जो जूतों के नीचे लगे रहते हैं, तो भाई वो ऐसा बर्फ की सरफेस में, उस आइस की सरफेस में सॉफ्ट सी आइस रहती है, हार्ड हार्ड सरफेस पे तो करते नहीं है ना, ऑब्वियसली थोड़ा सा सॉफ्ट सी रहती है, थोड़ा सा ऐसा दब जाएगा वहां से जहां पे भी उन्होंने पैर रखा होगा, और वो आगे एकदम स्लाइड करता हुआ आ रहा है। तो अभी तो क्या है भाई साहब, देखो mg नीचे लग रहा है और नॉर्मल जो है ऊपर लग रहा है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधे सीधे वो चलेगा। लेकिन जैसे ही अब वो थोड़ा सा ऐसा झुकेगा, इस तरफ मुड़ेगा, है ना, जैसे ही इस तरफ मुड़ेगा तो क्या होगा, थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करना कि वो पैरों से, जैसे मान लो तुमने रेत में कभी पैर रखा है, और रेत में पैर को अगर तुम थोड़ा सा ऐसा करोगे तो क्या होगा, रेत थोड़ी सी इधर से दब जाएगी, इधर से उठ जाएगी। वैसा ही आइस के साथ होगा कि वो सरफेस आपको आइस की थोड़ी ऐसी दिखेगी, कि ब्लेड्स जो है, ब्लेड्स जो है वो ऐसे हो जाएंगे। आज समझ में आई? ऐसे ही ये वाले पैर पे भी उसने थोड़ा सा ऐसा ही कुछ कर रखा है, क्या हो जाएगा, ये वाली ब्लेड भी इसकी ऐसी हो जाएगी। अब भाई साहब ये जो है हमारे, आप समझ ही रहे हो क्या कर रहे हैं, है ना। टांग इतनी सी तो होगी नहीं, बना हमने इतनी, बात समझ में आ रही होगी ना आपको, क्या भाई। थोड़ा सा वो जो है इस तरीके से आइस, अब बाकी का ऊपर का धड़ में नहीं बना रहा भाई, ठीक है। अब वो थोड़ा सा ऐसे झुक गया, अब ऐसे जैसे ही वो झुका है तो हो क्या रहा है यार, ये समझो, नॉर्मल इसको इधर से ऐसा मिल रहा है, इधर से ऐसा मिल रहा है, क्या मिल रहे हैं क्या दोनों नॉर्मल ऐसे, और क्या इन दोनों नॉर्मल का एक कंपोनेंट आपको महसूस होता हुआ दिख रहा है इस तरफ नॉर्मल का, कि आइस में फ्रिक्शन तो इतनी मदद करेगा नहीं, इन नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर है, और इसी कंपोनेंट की वजह से क्या होगा, ये भाई साहब ऐसा टर्न ले जाएंगे। वो 3D में बना नहीं सकता, लेकिन बात मेरे हिसाब से समझ, ये भाई साहब कैसा टर्न ले जाएंगे, फिर ये कुछ ऐसे जाते हुए इधर से यूं निकल जाएंगे। क्यों ऐसा, क्यों घूम जाएंगे, क्योंकि भाई साहब वो इधर झुक गए तो एक नॉर्मल का कंपोनेंट आएगा, और सेम कहानी बाकी में भी हो सकती है। अब तुम बोलोगे सर लेकिन वो एक हार्ड सरफेस पे तो होती है, वो कपल वपल डांस करते हैं, तुमने देखा होगा उनके जूतों में ऐसा ब्लेड होती है, फिर ऐसी खड़ी ब्लेड एकदम, वहां क्या हो रहा होता है,
वहां भी कुछ ऐसा ही मामला है, वहां भी कुछ यही मामला है क्या यार? ये तो खाली स्लाइड की इतनी जबरदस्त कमी है। हाँ जी, तो वो जो स्केटिंग करते हैं एकदम हार्ड आइस की सरफेस पे, तो क्या होता रहता है ना कि वो ऐसा कि जूतों में जो ब्लेड है, खड़ी ब्लेड ऐसा धसी हुई है, कैसे ऐसे धसी हुई ब्लेड ऐसी, और भाई साहब ये वो जूते फ्रंट भी टांगे हो, है ना, इतना ऊंचा नहीं है वो, बात को समझो। तो अभी नॉर्मल ऊपर मिल रहा है, सीधे जाना है, लेकिन जैसे इसको क्या करना होगा, इसको टर्न लेना होगा इधर, तो क्या करेगा, ये अपने पैरों को मोड़ लेगा, और पैरों को जैसे ही मोड़ेगा आपको समझ में आना चाहिए, प्लेट्स भी थोड़ी सी ऐसी रहेंगी, प्लेट्स भी जो है थोड़ी ऐसी, प्लेट ऐसे मुड़ने की वजह से अब ये उसमें बर्फ में थोड़ी सी धसी हुई तो रहेगी ही रहेगी, बस ऐसी मुड़ते इसको एक रिएक्शन जो है कैसा मिलेगा, रिएक्शन कुछ ऐसा मिलेगा, रिएक्शन कुछ ऐसा मिलेगा, और वो रिएक्शन का एक्स कंपोनेंट, रिएक्शन का एक्स कंपोनेंट यही जो है मिलके क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से वो घूमेगा। तो भैया बिना सेंट्रीफ्यूगल कहीं भी अगर कहीं कोई सर्कल में चक्कर खा रहा है, मतलब सर्कल का चक्कर छोड़ो तुम तो यार, सर्कल का चक्कर क्या, इंग्लिश और हिंदी का समागम किया भाई साहब मैंने, है ना, कभी भी कोई अगर सर्कल में मूव कर रहा है या वो अपने पाथ में चेंज लेके आ रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो भाई साहब बिना सेंट्रीपिटल के इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब वो कोई धागे से बांध के सेंट्रीपिटल लाओ, कि अर्थ के ग्रेविटी का सेंट्रीपिटल चंद्रमा पे लाओ, या फ्रिक्शन से जो है वो सेंट्रीपिटल लाओ, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रीपिटल जरूर होगा। कॉज अलग अलग हो सकते हैं, है ना, जैसे मान लो तुम कुछ ऐसा कह रहे हो, जैसे मान लो अभी मैंने क्या किया कि ये मोबाइल अपने हाथ पे रखा और अपने हाथ को ऐसा मूव करा रहा हूं, मेरा हाथ भी क्या कर रहा है भाई साहब, ये सर्कल में मूव कर रहा है। अब तुम कहोगे आपके हाथ पे ये मोबाइल पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, सिंपल, मैं ऐसा मूव करा रहा हूं तो फ्रिक्शन लग रहा है। अब तुम्हें ध्यान आता होगा, ऐसा रखना, मोबाइल मत रखना, कुछ और रख लेना, और हाथ को क्या करना, तेजी से मूव कराना, ट्रिपिंग हो जाएगी, है ना, या धीरे धीरे मूव कराते चक्कर खाते जाना, है ना भाई, तो खाते खाते चक्कर ऐसा खाओगे तुम और स्पीड बढ़ाते जाना, तो एक मोमेंट आएगा जिसपे स्लिप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई साहब वहां पे फिर फ्रिक्शन उतना नहीं लग पाएगा, हाथ से पकड़ना नहीं, बस रखना है हाथ पे, क्लियर है बात। तो कॉजेज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रहेगा हमेशा ये, तो ये भूल मत जाना ये बात, मैं कहने वाला था भूल जाना ये बात, भूल मत जाना ये बात कि भाई साहब सेंट्रीपिटल की जरूरत हमेशा रहेगी। अब 2 फोर्स मिलके सेंट्रीपिटल दे रहे हो, 3 मिलके दे रहे हो, 4 मिलके दे रहे हो, 10 दे रहे हो, 1 दे रहा हो, लेकिन देगा जरूर, या एक का कोई कंपोनेंट आ रहा है लेकिन लगेगा जरूर सेंट्रीपिटल। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अच्छा अभी यूनिफॉर्म में पूरी बातें कहां हुई है, अभी तो सिर्फ यही बात करी, और क्या रह गया सर जी फिर बताना। और तो यार बस यही, अगर अब u आपका कांस्टेंट है तो क्या मैं यहां पर टाइम पीरियड डिफाइन नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं, इसका एक टाइम पीरियड ऑफ मोशन होगा। टाइम पीरियड क्यों, ये एक पीरियोडिक मोशन होगा। अब तुम बोलोगे ये पीरियोडिक कौन सी बला है सर, पीरियोडिक का से क्या मतलब है आपका, तो यार पीरियोडिक से मतलब ये है कि वो अपना जो मोशन है उसको रिपीट करेगा एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में, क्यों, क्योंकि u उसका कांस्टेंट है, तो पूरा चक्कर जो काटेगा उसमें उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2 पाई r बाय u। तो यस यहां पर टाइम पीरियड डिफाइंड है, और हर बार एक कंप्लीट चक्कर में उसको इतना ही टाइम लगेगा, इसलिए ये एक पीरियोडिक मोशन भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है, तो सर्कुलर मोशन, तुम बोलोगे हाँ है तो सही, सर्कुलर मोशन तो है। तो अगर ये सर्कुलर मोशन है तो यहां क्या होगा कि नॉन यूनिफॉर्म के अंदर कहानी है कि भाई आपकी स्पीड जो है वो क्या होगी, स्पीड जो है आपकी बदलेगी, ठीक है, स्पीड जो होगी हो सकता है वो कम हो सकता है वो बढ़ती रहे, हो सकता है कभी वो कम हो कभी वो बढ़ती रहे, लेकिन स्पीड का मैग्नीट्यूड या स्पीड जो है बदलेगी। यहां पर आपके पास क्या रहने वाला है, आपके पास वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कैसा होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, साथ ही साथ वेलोसिटी जो है
वो भी कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अब मान लो कि यार स्पीड जो है बढ़ रही है, मैंने जस्ट मान लिया कि स्पीड जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो बताओ क्या एक एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए क्या, जो कि स्पीड को बढ़ा रहा होगा? बिल्कुल होना चाहिए। किस डायरेक्शन में होना चाहिए? वो होना चाहिए वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में, और उस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है इसीलिए। ऐसे ही डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए जो कि डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो यहां पर यहां क्या होगा, यहां आपका टेंजेंशियल भी नॉन जीरो होगा और सेंट्रीपिटल भी नॉन जीरो होगा। तो अगर आपसे कोई कहे कि बताओ नेट एक्सेलरेशन कितना है, नेट एक्सेलरेशन में कह दूंगा टेंजेंशियल टी कैप प्लस सेंट्रीपिटल माइनस आर कैप। अब तुम बोलोगे ये क्या भला है टी कैप और आर कैप? कैप लगते ही याद आना चाहिए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। टी कैप क्या है? टी कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट, मतलब यहां है तो ऐसा, यहां है तो ऐसा, तो टेंजेंट के अलोंग ये एक्सेलरेशन है, इसलिए इसको टेंजेंशियल। और आर कैप, आर कैप जो यूनिट वेक्टर है वो है अलोंग द रेडियस, मतलब ये वाली डायरेक्शन, बाहर जाती हुई डायरेक्शन को मैं आर कैप कह रहा हूं, माइनस आर कैप हो जाएगा अंदर आती हुई, मतलब अगर यहां पे कोई पार्टिकल है तो ये आएगा आर कैप, तो ये माइनस आर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप यहां पे ये एक्सेलरेशन को इन वेक्टर फॉर्म आप लिख सकते हैं। और आप फिर ये भी समझे इस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन, उस डायरेक्शन में नेट फोर्स। एक फोर्स होगा आपका, या हो सकता है बहुत से फोर्स होंगे जो टैंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा रहे होंगे, और उनमें से कुछ और फोर्स होंगे, टोटल फोर्स में से कुछ टैंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहे होंगे और कुछ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहे होंगे। बिल्कुल आप ये कह सकते हो क्या कि टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही फोर्स का एक कंपोनेंट आपको टेंजेंशियल प्रोवाइड करा रहा हो और एक दूसरा कंपोनेंट जो है सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करा रहा हो, लेकिन दोनों ही यहां पर इस बार होंगे। और नेट एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी कुछ डायरेक्शन। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। और इसी डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स भी होगा ही होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा, नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए रेडियल का स्क्वायर, या ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर। तो बात अब ये आती है यहां से कि ये होते कितने कितने, ए टेंजेंशियल कितना होता है, ए सेंट्रीपिटल कितना होता है। ए टेंजेंशियल को तो आप सीधे सीधे कह दीजिए यहां से, ए टेंजेंशियल तो आपके पास रहेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ए टेंजेंशियल क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड में अगर चेंज आ रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अदरवाइज नहीं है। लेकिन रेडियल की अगर हम बात करें तो अभी हम बात नहीं करेंगे, इसको हम देखेंगे अगली क्लास में, आज नहीं। आज अब जो हम बात करने जा रहे हैं ये तो हमने बस लॉजिकली समझा सर्कुलर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। बाकी की जो कहानी है वो हम करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, मतलब इसके आगे की। आज जो अपना है वो बिल्कुल बेसिक बेसिक, तो एंगुलर क्वांटिटीज के बारे में हम समझेंगे। हाँ, यहां पे एक और बात मैं कहना चाहूंगा, क्या ये मोशन पीरियोडिक होगा? तो आप कहोगे अरे सर अगर मान लो स्पीड बढ़ती जा रही है, तो अगर स्पीड बढ़ती जा रही है तो पहला चक्कर जो इस टाइम में कंप्लीट करेगा, दूसरा चक्कर और कम टाइम में कंप्लीट करेगा, तीसरा और कम टाइम में। कि स्पीड बढ़ती जा रही है तो चक्कर काटने का जो टाइम लग रहा है वो कम होता जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड कम होती जा रही हो तो टाइम जो लग रहा है वो ज्यादा लगेगा और एक बार को ये रुक भी जाएगा। मतलब मोशन पीरियोडिक नहीं होगा। पीरियोडिक में मतलब क्या है कि टाइम पीरियड सेम आना चाहिए, सेम नहीं आ रहा है, यहां ये मोशन पीरियोडिक नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए यहां से यहां जाते वक्त इसकी स्पीड बढ़ती है, यहां से यहां आते वक्त कम होती है, यहां से यहां आते वक्त फिर बढ़ती है और फिर कम होती है। मतलब पूरे मोशन में स्पीड कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। या मान लो तुम ही यार बाइक चला रहे हो और तुम क्या कर रहे हो, तुम जो है स्पीड कभी बढ़ा रहे हो, कभी कम कर रहे हो, कभी बढ़ा रहे हो, कभी कम कर रहे हो, और हर बार तुम ऐसे ही कवर कर रहे हो एग्जैक्ट उसी तरीके से कि यहां जितनी स्पीड थी, मान लो यहां 10 मीटर पर सेकंड थी, तो जब भी यहां से गुजरोगे 10 रहेगी,
यहां गुजरोगे 20 रहेगी, यहां 30, यहां 40, यहां 50, यहां 60, फिर कम करने लगे, फिर यहां 10 ले आए, फिर बढ़ाने लगे, बढ़ाने बढ़ाने 60, फिर कम करने लगे, फिर 10, और हमेशा ऐसा कर रहे हो तो तुम अपनी स्पीड को चेंज भी कर रहे हो, है ना, लेकिन हर बार तुम्हें टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा। उस केस में भी तुम कह सकते हो कि जी हाँ मोशन कैसा होगा, पीरियोडिक होगा। यहां पर इट कैन बी पीरियोडिक एंड कैन बी नॉन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये बात आप ध्यान रखना यहां पर, ठीक है। चलिए, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे और अब हम धीरे धीरे कुछ क्वांटिटीज के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन मतलब जैसे कि हमने पहले रेक्टिलिनियर में बात करी थी, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो बात थी हमारे लीनियर क्वांटिटीज की, है ना। अब यहां पर हम बात करेंगे एंगुलर क्वांटिटीज। जब भी वो सर्कल में घूम रहा है तो यहां पर हम एंगुलर क्वांटिटीज डिफाइन करेंगे, जिसमें पहला जो अपना आता है वो है वेरिएबल्स जो भी रहेंगे, तो उसमें पहला आता है एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन का मतलब होता है यार कि वो पार्टिकल की पोजीशन बताएगी। अब जब हमको पता ही है कि यार ये सर्कल में घूम रहा है, ध्यान से सुनना पूरी बात। अब अगर मान लो मुझे पता ही है कि ये सर्कल में घूम रहा है, कोई भी पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, मैंने कहा यार मैंने एक रेफरेंस लाइन ली, मान लो ये मेरी रेफरेंस लाइन, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि यार अगर किसी भी पार्टिकल का एंगल मुझको मेजर करना है, मतलब पार्टिकल का एंगल मुझे मेजर करना है, तो मैं इस लाइन से मेजर करूंगा। मतलब ये पार्टिकल जब मान लो इस वाले पोजीशन पे है तो मैं ये एंगल कह दूंगा, इस वाले पोजीशन पे है तो ये एंगल कह दूंगा, इस वाले पोजीशन पे है तो ये एंगल कह दूंगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि एंगल बताते ही उसकी एग्जैक्ट पोजीशन मुझे पता लग जाएगी? बोलोगे सर पता नहीं, ऐसा तो कह नहीं सकते। मैंने कहा क्यों भाई? तुमने कहा सर जैसे मान लो आपने कहा कि पार्टिकल जो है इस लाइन से 60 डिग्री के एंगल पे है। सर 60 डिग्री अब दो जगह हो सकते हैं ना इस लाइन से भी, एक तो ये वाला 60 और एक ये वाला 60। मैंने कहा यार बात तुमने एकदम बिल्कुल सही कही, 60 डिग्री अगर बोला जाए तो 260 हो सकते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। लेकिन बात आपको ये भी पता होनी चाहिए कि इसी के लिए तो साइन कन्वेंशन हमने डिफाइन किया था। मैथमेटिकल टूल्स में भी हमने बात की थी कि जिस तरीके से कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि ये वाली साइड पॉजिटिव तो ये वाली नेगेटिव, या ये वाली साइड पॉजिटिव तो ये वाली नेगेटिव, तो उसी तरीके से आप एंगल को भी क्या कर सकते हो साइन कन्वेंशन यहाँ पे अलॉट कर सकते हो। मतलब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल को मेजर कर रहे हो, घड़ी ऐसे घूमती है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज सेंस, उल्टा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल को मेजर करते हो तो उसको अगर मैं पॉजिटिव कहता हूं तो क्लॉकवाइज सेंस में नेगेटिव हो जाएगा, और वहीं अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव बोलता हूं तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि एक एंगल पॉजिटिव तो दूसरा एंगल नेगेटिव, बस इतनी सी बात है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज ऑलवेज नेगेटिव, नो इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो यहां हम अब आप बोल सकते हो कि जी सर आप 60 बोलोगे ना, मतलब सर अगर आप मुझे बोलोगे कि एक पार्टिकल 60 डिग्री एंगल बना रहा है तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि भाई साहब कौन सा 60, पॉजिटिव 60 के नेगेटिव 60, पॉजिटिव 60 के नेगेटिव 60। और सर अगर आप कहेंगे पॉजिटिव 60 तो फिर मैं बात आपसे पूछूंगा कि यार आपने सेंस कौन सा पॉजिटिव लिया है, मतलब पॉजिटिव 60 का मतलब क्या आप क्लॉकवाइज कहना चाह रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज कहना चाह रहे हो। अगर कुछ नहीं दिया गया है तो जैसा आप मान लेते हो ना कि ये वाली साइड हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये वाली नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आप मान लेते हो ना कि ये साइड पॉजिटिव और ये साइड नेगेटिव। तो इसी तरीके से हम ये मान लेते हैं कुछ नहीं दिया गया है तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस जो होगा वो पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज सेंस जो होगा वो नेगेटिव होगा। कहने का मतलब अब आपके पास एकदम बात क्लियर हो गई होगी कि अगर मैं कहता हूं एंगल इज +60, इसका मतलब वो और कोई पोजीशन नहीं, यही पोजीशन होगी, इसके अलावा और कोई पोजीशन हो ही नहीं सकती। तो क्या एंगल की मदद से आपको एकदम एग्जैक्ट पोजीशन मिल जा रही है पार्टिकल की? लेकिन तुम बोलोगे नहीं 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 सर अभी भी दिक्कत है। मैंने कहा क्यों भाई? सर आपने ठीक है ये बोला पार्टिकल, लेकिन एंगल जो होता है वो तो दो लाइंस के बीच में होता है, तो आपने ये रेफरेंस लाइन बना ली। अब ये किसने कहा कि भाई इस पॉइंट से एंगल देखना है? आप ये भी कह सकते थे पार्टिकल P इधर से भी कुछ एंगल बना रहा होगा। मैंने कहा यार बात बिल्कुल सही है। तो एंगल जो है अगर आप मेजर कर रहे हो इस पार्टिकल P का, ऑब्वियसली किसी पॉइंट के हिसाब से मेजर हो रहा होगा।
ओ के हिसाब से अलग एंगल है, ए के हिसाब से सेम पार्टिकल पी का अलग एंगल है सेम लाइन से। इसलिए आपको अगर एंगुलर पोजीशन की बात करनी है तो दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिन और रेफरेंस लाइन। ओरिजिन मतलब किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप एंगल मेजर कर रहे हो उस पार्टिकल का। रेफरेंस लाइन मतलब लाइन रेफरेंस कौन सी ले रहे हो, किसको आप 0 डिग्री एंगल मान रहे हो। सर्कल में अगर कुछ नहीं दिया गया होता है तो इन जनरल हम सेंटर को ही ओरिजिन मानते हैं, अदरवाइज आपको सवाल में वो स्पेसिफाई करके देगा। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है और फिर कहे कि एंगुलर पोजीशन ये है, तो ऐसा मत बोलने लग जाना सर ये तो बताया ही नहीं किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर पोजीशन। भाई वो अपने आप अंडरस्टूड है कि वो सेंटर के अबाउट ही बात हो रही होगी, किसी और पॉइंट के अबाउट बात होती तो फिर वो आपको स्पेशली बताता। ठीक है, चलिए ये आपके पास हो जाएगा क्या, एंगुलर पोजीशन। इट इज जस्ट एन एंगल, नथिंग मोर देन दैट। और यहां पर आप ये कह सकते हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस को आपने पॉजिटिव ले लिया है तो क्लॉकवाइज सेंस को आप कैसा लेंगे, आप लेंगे नेगेटिव। सिमिलरली अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस को नेगेटिव ले लिया है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस को अगर आपने नेगेटिव ले लिया है, क्लॉकवाइज सेंस जो है उसको आप ले लेंगे पॉजिटिव। ये आपकी जो है कहानी होगी किसके लिए, एंगल के मेजरमेंट के लिए। ठीक है, और इसी को हम कहेंगे एंगुलर पोजीशन। बात अगर की जाए इसके डायमेंशन की तो ऑब्वियसली एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना। एंगल जो है आपको पता होगा इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, लेकिन हाँ वैसे तो ये यूनिट लेस भी होना चाहिए, लेकिन इसको एक सप्लीमेंट्री यूनिट देते हैं जो कि रहती है अपनी क्या, रेडियन। रेडियन जो है इसकी ऐसा यूनिट है जो आप जानते ही होंगे, तो अगर आपको लिखना है तो इधर लिख भी लीजिएगा कि इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, ऐसा यूनिट इज रेडियन एंड इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, रेडियन। और कैसी क्वांटिटी है ये, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पोजीशन की तो बात हो गई भाई, उसी पे चलेगा, एंगल मेजर करना है बस किसी भी एक रेफरेंस लाइन से, है ना। सर क्या रेफरेंस लाइन हमेशा गिवन होगी, हाँ ऑब्वियसली, नहीं गिवन होगी तो आप इसी को मान लो, है ना। तो ये कुछ ऐसी बात है, आपने इतने सवाल किए सर ओरिजिन गिवन होगा कहाँ लेना है ना, तो ऐसा कुछ जरूरत पड़ती नहीं अपने को, है ना, और पड़ती है तो वो बता देता है। खैर अब बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, चेंज इन पोजीशन। तो यहां पर भी अगर पोजीशन में चेंज हुआ तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो डिस्प्लेसमेंट जो कहा जाएगा उसी को कहा जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब आपको ये देखना है कि एंगल में या एंगुलर पोजीशन में कितना चेंज आया। कहने का सीधा साधा सा मतलब जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है, अगर मान लीजिए आपका जो है ये रेफरेंस लाइन थी और एक पार्टिकल जो है अपना पॉइंट ए से कहां चले जाता है, रोटेट होके पॉइंट बी पे चले जाता है, वो ए से बी चले गया। मैंने कहा यार ये आपका जो था थीटा इनिशियल था और ये जो है आपका थीटा फाइनल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डेल्टा थीटा चेंज इन एंगल, डेल्टा थीटा की अगर आप बात करेंगे तो डेल्टा थीटा जो है वो आपका आ जाएगा थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, है ना। और इसी को हम क्या बोल देंगे, इसी को हम बोल देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज चेंज इन एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बात अगर ये की जाए, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस लाइन पे डिपेंड करता है, मतलब पार्टिकल अगर ए से बी गया तो ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल। लेकिन अगर मैंने रेफरेंस लाइन कहीं और ली होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगा। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस लाइन, है ना। और ये बस आपको क्या बता रहा है, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। और वही सेम बात है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज अगर आप घूमते हैं तो आपने ले लिया इसको पॉजिटिव, क्लॉकवाइज अगर आप घूमेंगे तो इसको आप ले लेंगे कैसा, नहीं। और यहां तक कि आपको यहां इसकी डायरेक्शन की भी बात हम करके बताएंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो है, तो यहां इसकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाई होगी। ऑब्वियसली क्वांटिटी आपकी एक ऐसी रहेगी, क्वांटिटी आपकी जो है ये डायमेंशन लेस रहेगी। ऐसा यूनिट इसकी क्या होगी, ऐसा यूनिट जो है इसकी रेडियन होगी। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी समझ में आना चाहिए, जस्ट डायरेक्शन वाली, तो अगर डायरेक्शन आप की बात कर रहे हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो जैसे मैंने कहा कि ये पार्टिकल मान लो यहां से यहां चले गया, ए से बी चले गया, कुछ ऐसा रोटेट होके, ठीक है, कुछ ऐसा रोटेट होके, दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा थीटा। लेकिन डायरेक्शन क्या कहेंगे, डायरेक्शन हम कहेंगे कुछ ऐसी, डायरेक्शन जो निकलेगी वो निकलेगी राइट हैंड थंब रूल से।
डायरेक्शन किससे निकलेगी अपने पास? राइट हैंड थंब रूल। मतलब सिर्फ इतना है कि अगर ऐसा घूम रहा है तो थंब कैसा आ रहा है? बाहर। थंब बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। अब अक्सर बच्चे जो है, मतलब मैं भी जब छोटा था, पहली बार जब मैंने पढ़ा था तो मुझे यही लगा था कि यार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसी होना, इसका मतलब कुछ बाहर आ रहा होगा, है ना, कुछ बाहर आ रहा होगा। और मतलब होपफुली जब आप देखते हो मतलब जनरली आप जब देखते हो, जैसे मान लो बॉटल का आपका जो ढक्कन है उसको आप खोलोगे तो उसको आप अगर ऐसे घुमाओगे, ऐसा ऐसा घुमाओगे तो वो ऐसा बाहर आएगा, ऊपर आएगा, है ना। उल्टा घुमाओगे तो वो ऐसा नीचे जाएगा। इवन फैन को भी आप देखोगे, फैन अगर मान लो फैन इधर दीवार पे कोई फैन लगा हुआ है ना, या टेबल फैन है, और वो अगर ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है तो हवा इधर आएगी, ऐसा घूम रहा है तब हवा ऐसी आएगी। तो मुझे यार ऐसा लगा था, क्योंकि इस चैप्टर से पहले तक हमको यही आइडिया रहता है कि यार जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में वो चीज जा रही है ना, ऐसा कुछ लगता है हमें। ऐसा लगता है कि डिस्प्लेसमेंट मतलब इधर चला है तो इधर चला ही है वो, तो इधर ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसा घूम रहा है तो कुछ बाहर आ रहा है क्या? सर डायरेक्शन बाहर क्यों दिखा रहे हो, कुछ बाहर तो आ नहीं रहा। तो कई लोग तो ऐसा सोचते हैं कि यार ये घूमा ऐसा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन बाहर कैसे आ गई, और कई लोग ऐसा सोचते हैं अच्छा डायरेक्शन बाहर आ रही है तो शायद ये ऐसा बाहर आ जाता होगा, है ना। जैसे मैं बेवकूफ था भाई, छोटा था, अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत तगड़ा बेवकूफ था मैं, है ना। कि मतलब मैं सोचता था, वो आपने देखा वो एक बचपन में एक वो छोटा सा पंखा टाइप का सा खिलौना आता है, उसको ऐसा घुमाते हो तो वो ऊपर जाता है। मैं देखता था यार तो हर जगह मतलब दिमाग ऐसा लगता है कि भाई साहब हम तो बचपन में जैसे कोई भाई साहब पीएचडी टाइप की कर लेंगे, है ना, दिमाग में ऐसे उल जलूल सवाल चलते रहते हैं। और भाई साहब मैंने वो मेरे को उस खिलौने का भी ध्यान आया जिसको ऐसा घुमाते हैं ऊपर चले जाता है। मैं देखा यार ये तो मतलब, मैं तो समझ गया भाई साहब अपन ने तो एक रिसर्च कर ली क्या कि इसकी डायरेक्शन इधर, मतलब वो ऊपर भी जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर डायरेक्शन आप ये दिखा रहे हो तो ये कुछ ऐसा बाहर भी आ रहा है। डायरेक्शन इज ओनली गिविंग यू एन आइडिया दैट व्हाट इज द सेंस ऑफ रोटेशन। इनको कहते हैं हम एक्सियल वेक्टर्स, है ना। खैर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, उसमें आऊंगा मैं अभी, लेकिन आप पहले ये ध्यान रखें कि डायरेक्शन यहां पर जो दिखाएगी वो क्या दिखाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ सेंस ऑफ रोटेशन दिखाएगी। मतलब अगर वो ऐसा घूम रहा है तो ये डायरेक्शन बाहर, तो बाहर की डायरेक्शन का मतलब है एंगुलर क्वांटिटीज के लिए कि वो ऐसा घूम रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ है। वहीं अगर कोई चीज इधर से इधर गई होगी, ये ए और ये बी, तो हम यहां पर डायरेक्शन ऐसी अंदर दिखाएंगे। अंदर का मतलब सिर्फ सेंस ऑफ रोटेशन आपका कैसा है, क्लॉकवाइज है। और अगर मैं ढंग से समझाऊं, जैसे मान लो कोई पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है और वो ए से बी गया, ए से बी अगर गया वो ऐसा गया, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डेल्टा थीटा। ये आप बात को समझना, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सेंस ऑफ रोटेशन, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ ऊपर आ जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो एक मजेदार बात, मजेदार बात ये कि भाई साहब क्वांटिटी तो अपनी डायमेंशनलेस है, ऐसा यूनिट इसकी रेडियन है, वो तो खैर अपने को पता ही है, लेकिन एक होगा आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एक होगा आपका एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस मतलब थोड़ा सा घूमा, चेंज जो आया वो कैसा होगा, चेंज जो है आपका बहुत छोटा होगा। और एवरेज मतलब चेंज जो है थोड़ा बड़ा होगा, मेजर आप उसको कर सकते हो। आपका जो ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आपका है, इसको आप डी थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये जो है वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी। और वहीं जब आप बात करोगे एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, या फाइनाइट बोल दीजिए आप, फाइनाइट एंगुलर एवरेज बोल, एवरेज की जगह ज्यादा बेटर जो शब्द है वो रहेगा अपना फाइनाइट। क्या कह रहे हैं हम, कह रहे हैं कि अगर अपने पास कैसा फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे, उसको हम रिप्रेजेंट थीटा। और ये क्वांटिटी आपके पास कैसी आएगी, ये आएगी स्केलर। इसके लिए छोटा सा मैं आपको आइडिया देता हूं, है ना, ध्यान से सुनना, एक
थोड़ा सा आइडिया यहां से आपको देता हूं कि कैसे ये चीजें हो रही। पहली बात आप कहिए सर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब दोनों की डायरेक्शन है, दोनों का मैग्नीट्यूड है, तो ये क्वांटिटी जो है एक स्केलर है और एक वेक्टर है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसका डायरेक्शन नहीं है, जी हाँ इसका भी डायरेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, इसका भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, लेकिन फिर भी ये स्केलर है। क्यों? बिकॉज एवरेज डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट ओबेज, इट डज नॉट ओबेज, इट डज नॉट ओबेज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ को ये ओबे नहीं करता। कैसे? आओ सीखते हैं, देखते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ का क्या मतलब है भाई? कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये, अगर वेक्टर a प्लस बी का कुछ रिजल्ट आता है तो b प्लस ए का भी वही रिजल्ट आना चाहिए। अगर ऐसा है तो ही क्वांटिटी वेक्टर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बिल्कुल, एक क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रही है तो वो वेक्टर नहीं है, जैसा कि एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कैसे? चलो समझते हैं। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं, एक डेल्टा थीटा 1 जिसको मैंने कह दिया कुछ 90 डिग्री क्लॉकवाइज सेंस में, और डेल्टा थीटा 2 जिसको मैंने कह दिया कुछ 90 डिग्री इस सेंस में। अब ये सेंस क्या है भाई साहब? ये है ऐसा घुमाना है उसको। कैसा घुमाना है? ऐसा। हम ऊपर मतलब ऐसा घुमाना है। ध्यान से सुनना पूरी बात। ये अपनी बुक है, ठीक है, बुक का ये इनिशियल मतलब इनिशियली बुक अपने को ऐसी दिख रही थी कि यहाँ इसका लोगो है, ये का टाइटल है, और ये अपने पास कुछ ऑथर के नाम, ठीक है। तो बुक ऐसी थी। मैं पहले जो करने वाला हूं वो करने वाला हूं डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2, ठीक है। मतलब पहले मैं दूंगा ये वाला डिस्प्लेसमेंट, तो घुमाओ 90 डिग्री, ये घुमा दिया साहब, मैंने घुमा दिया, पक्की बात, ध्यान से सुनना। अब टाइटल अभी यहाँ है अपना मेन टाइटल, फ्रंट पेज, फ्रंट मतलब मेन पेज, थीटा 1 हो गया ना, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं, अब मैं जो हूं यहां पर इसको थीटा 2 ऐसा घुमा रहा हूं, तो ये घुमा दिया साहब, ये घुमा दिया। अब थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये बॉटम जो है ना, बॉटम ये पहले आपका इधर आ गया, बॉटम वाला पोर्शन फ्रंट में आ गया, और टाइटल यह है। मतलब मुझे ये बुक जो है कुछ ऐसी दिख रही है, टाइटल इस साइड में है और फेस कौन सा कर रहा है अपने को, बॉटम जो था ना, वो बॉटम वाला जो है ये वाला हिस्सा घुमा, और ये देखो तुम्हारी तरफ बॉटम आ गया, ये बॉटम है, मेरा हाथ घुमा, और ये रोटेशन 90 डिग्री, क्लियर है। अब मैं कह रहा हूं ये तो कहानी थी अपने पास थीटा 1 प्लस थीटा 2 के बाद। अब अगर मैं कहता हूं कि भाई साहब डेल्टा थीटा 2 प्लस डेल्टा डेल्टा थीटा 1, बोलते तोतला ही हो गया भाई मैं तो, डेल्टा थीटा 2 प्लस डेल्टा थीटा 1, चलिए क्या पहले रोटेशन मेरे को कैसा देना है, पहले रोटेशन मेरे को देना है ऐसा, ध्यान रखना बॉटम अभी बॉटम पे ही है, और फिर रोटेशन कैसा देना है, ऐसा, थीटा 1, थीटा 1 दिख रहा है तुमको, मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ। पहला रोटेशन देना है मेरे को थीटा 2 के हिसाब से, तो ये दे दिया भाई साहब, ठीक है, टाइटल अभी भी साइड में, और अब देना है मेरे को क्या, थीटा 1, ये लो दे दिया। और अब तुम देख रहे हो बॉटम आ गया इधर, टक टक बॉटम आ गया इधर, और टाइटल को देखना, टाइटल टाइटल किधर है, नीचे। तुम्हारे पास जो अभी बुक मतलब बुक का जो ओरिएंटेशन दिख रहा है आफ्टर दिस रोटेशन, तो टाइटल आपका ये नीचे है, और बॉटम किधर आ गया था भाई साहब, बॉटम आ गया था, हमने पहले ऐसा घुमाया और ऐसा, ये इधर बॉटम आ गया। क्या दोनों ही रिजल्ट्स एकदम अलग नहीं है? थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिस्प्लेसमेंट देने के बाद जो मेरे को ओरिएंटेशन दिख रहा है बुक का, और थीटा 2 प्लस थीटा 1 देने के बाद जो ओरिएंटेशन दिख रहा है वो एकदम अलग है। तो आप यहां से कह सकते हो सिंस डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2 इज नॉट इक्वल्स टू डेल्टा थीटा 2 प्लस डेल्टा थीटा 1, देयरफॉर इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम क्या बोलेंगे, स्केलर। कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो फॉलो नहीं हुआ, इसलिए ये है स्केलर। आई बात समझ में? हाँ जी। तो सर फिर ये वेक्टर क्यों है? अब उसके पीछे रीजन देखना, तुम थोड़ी सकता तुम्हें हंसी भी। मैंने कहा यार रोटेशन वही रखते हैं हम, चिन्ना सा ऐसा घुमाते हैं, चिन्ना सा ऐसा घुमाते हैं, है ना, कैसा चिन्ना चिन्ना सा घुमाएंगे, मतलब डी थीटा 1 हल्का सा ऐसा, और डी थीटा 2 हल्का सा ऐसा। अब ऑब्वियसली तुम्हें देख के हंसी ही आने वाली है, टाइटल फाइटल अपना, और ये जो, अब सुनना,
पहला है भाई साहब अपना क्या, ये वाला, ये ऑब्वियसली जो अब मैं घुमाने वाला हूं वो इंस्टेंटेनियस, मैं खुद इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे ही नहीं सकता हूं, वो जितना तुम सोच सकते हो उससे भी छोटा है, यू कैन नॉट मेजर इट। मैं यहाँ पे जो भी दूंगा वो ऑब्वियसली थोड़ा फाइनाइट के नजदीक ही होगा, लेकिन उससे एक थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा। मैंने कहा मैंने बुक जो है वो थोड़ी सी घुमा दी ऐसा टक करके, है ना, कितनी सी घुमा दी, थोड़ी सी ऐसा टक, और थोड़ी सी ऐसा घुमा दी, दिखी क्या? तुम बोलो ऐसा क्या मजाक कर रहे हो, है ना, लेकिन बात को समझना, बस समझाने वाली बात है ना, ऑब्वियसली फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा मैंने ऐसे घुमाई, थोड़ा सा मैंने ऐसे घुमाई, तो आपको दिख रहा है कि फेस जो पहले एकदम ऐसा मतलब सामने था, फेस जो ऐसा सामने था, तो थोड़ा सा वो ऐसे घूम गया और ऐसा हो गया, मतलब बुक थोड़ी सी ऐसी दिख रही है ना, थोड़ा सा ऐसा घूमी और फिर थोड़ा सा ऐसा दिख रही, ऐसा घूमी थोड़ा सा ऐसा, तो ऐसा फेस थोड़ा सा इधर भी हो गया और ऐसी भी घूम गई। अब देखना मतलब ऐसी दिखने लग गई वो थोड़ी सी ऐसी, ठीक है। अब देखना, अब पहले मैं ये दूंगा, पहले मैंने डेल्टा थीटा 2 दिया, तो पहले मैं ऐसे घुमाया और फिर थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, दोनों ही तुम स्क्रीनशॉट लेके देख लेना भाई, है ना, या दोनों ही लगभग सेम से नहीं दिख रहे, ये घुमा के ऐसे, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, डी थीटा 2 और अब डी थीटा 1, और उससे पहले मैं क्या कर रहा था, डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों के रिजल्ट्स लगभग से सेम से आए, है ना, कि ये हाथ था तो इसको पहले मैंने थोड़ा सा ऐसा घुमाया और थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, पहले इसको मैंने थोड़ा सा ऐसा घुमा दिया फिर ऐसा घुमा दिया, ऐसा लगा दोनों हाथ लगभग लगभग, वो ऑब्वियसली सेम दिखे नहीं लेकिन लगभग लगभग सेम आए। तो इस वजह से यहां पर डी थीटा 2 प्लस डी थीटा 1 जो कि डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 के इक्वल आ जाता है, इसलिए दे आर वेक्टर, ये वेक्टर को आई क्या बात समझ में? चलिए तो एक सवाल करते हैं, तुम बोलोगे अरे आज तो कोई सवाल ही नहीं करवाया आपने, तो चलो सवाल कर लेते हैं हम, टाइम 1 घंटा तो हो चुका है, सवाल कर लेते हैं हम, है ना। तो सवाल अपने को क्या कह रहा है, सवाल अपने को कह रहा है कि इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, ओके, ये पार्टिकल जो है थीटा घूम गया है, देन फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो भाई साहब ए के रेस्पेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ, ये बोल रहा है। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर वो बी से, ऑब्वियसली थीटा आ गया मतलब वो यहां से चला होगा, बी पॉइंट से चला होगा पार्टिकल, थीटा अगर कह रहा है तो आपको बताना ये कितना होगा, बहुत ही रद्दी सा सवाल है। यहां अगर आप देखोगे तो अगर ये थीटा घुमा है, ये एंगल में फाई बोल देता हूं, ये एंगल भी कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा, वाई बिकॉज ये ट्राइंगल जो आइसोसेलेस बन जाएगा रेडियस इक्वल, ये फाई तो ये थीटा, थीटा और फाई में क्या रिलेशन है, थीटा इज इक्वल्स टू 2 फाई, आपको यहां से साफ दिख रहा है कि फाई इज इक्वल्स टू थीटा बाय 2, फाई इज एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल थीटा बाय 2, बस यही अपना आंसर होगा, बस खत्म, बात खत्म, पैसा हजम, क्लियर है क्या बात, ठीक है। चलो जी तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे यार, डिस्प्लेसमेंट के बाद जो बारी आने वाली है वो किसकी आने वाली है, ऑब्वियसली वो आने वाली है एंगुलर वेलोसिटी, है ना। एंगुलर वेलोसिटी क्या होना चाहिए, इट इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विद टाइम, मतलब पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर डिफरेंशिएशन आपका इंस्टेंटेनियस होगा तो आपकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी जो कि आपको डी थीटा बाई डी टी से मिलने वाली है, और वहीं अगर आपने एवरेज डिफरेंशिएशन किया तो आपको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मिलने वाली है। अब इसमें मैं कुछ ज्यादा आपको समझाने नहीं वाला हूं क्योंकि आपको ये चीजें आपने ऑलरेडी कर रखी है, थीटा का फंक्शन आपको दिया जाएगा और आपको कहेगा कि भाई बताओ इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जस्ट डिफरेंशिएट थीटा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, and similarly when you have to find the average angular velocity then just use this formula, that is final position minus initial position upon total time period, that's it, and the unit is what, it is radian per second. Similarly here is unit is what, it is radian per second, but what about the मतलब type, कैसे कौन स्केलर होगा कौन वेक्टर होगा, ऑब्वियसली आप यहां से सीधे बोल सकते हो जब डेल्टा थीटा इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट्स व्हाई it is a scalar quantity cos of delta theta, and similarly it is what, it is vector quantity cos of d theta, yes or no। तो यहां पर ये है जो आपकी है कहानी किसकी, ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। सर लेकिन इसका मतलब क्या है, मतलब तो कुछ नहीं, बस जैसा कि आप लीनियरली जब चलते थे तो आप ये देखते थे कि कितना चला जा रहा है यूनिट टाइम में, तो यहां पर क्या हो रहा है,
यहां पर ये घूम रहा है भाई साहब, है कि नहीं? घूम रहा है ना ये? अच्छा घूम रहा है क्या? हमको तो पता ही नहीं था सर ये घूम रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया कि घूम रहा है, तो पता ही नहीं था, हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। तो हम कह रहे हैं भाई साहब पार्टिकल पी जो है वो यहां से यहां घूम के आ गया। अब यार ये जो घूमा है, कुछ एंगल इसने कवर किया, कुछ डिस्प्लेसमेंट इसने किया, लेकिन कितने टाइम में, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं कह रहा हूं कोई तेज घूम रहा है तो एंगल कवर करने का रेट 1 सेकंड में जितना ज्यादा घूमेगा, जितना ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ही ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब यहां पे है सिर्फ और सिर्फ एंगल कवर करने से। उसकी स्पीड तेज है कि नहीं वो एक डिफरेंट बात है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ एंगल कवर करने से वहां पर मतलब रहेगा। एक चीज और मुझे यहां पे बतानी थी, डिस्प्लेसमेंट समझाते वक्त, डिस्प्लेसमेंट समझाते वक्त हम यहां ले लेते हैं, ले लेते हैं या खाली स्लाइड हमारे पास बची। ओके तो हम एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, तो हम क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से सुनना एक बात। मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है जो पहले गया ए से बी, कैसा एंटी क्लॉकवाइज, फिर वो गया बी से सी, कैसा एंटी क्लॉकवाइज, फिर वो गया सी से डी, कैसा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, फिर वो गया डी से ए और ए से बी। तो समझ रहे हो कैसा गया है? आपको मैंने बोला है कि फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से सुनना सुनना, फॉर द फॉलोइंग केसेस, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग केसेस, फॉर द फॉलोइंग केसेस जो है ना वो लिख लेना भाई, मैं लिख देता हूँ, फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और फॉलोइंग केसेस, क्योंकि अक्सर लोगों को कुछ भ्रांतियां होती है। फॉर द फॉलोइंग क्या है वो भ्रांति? जैसे मान लो किसी ने कहा भाई साहब हमारा जो ये है ना आर्टिकल जो है वो ए से गया बी, बी से गया सी, सी से गया डी, डी से गया वापस ए, कैसा? बोले हाँ। पूछा यार बताना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब कई लोग जो शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे वो जल्दबाजी में कह सकते हैं कि सर देखो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है ना तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं साहब, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे कहेंगे बाय रेडियन, बिल्कुल वो जीरो नहीं कहा जाएगा सर। बट क्यों? डिस्प्लेसमेंट तो यही कहा जाता है। हाँ डिस्प्लेसमेंट आप अभी भी जीरो बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सर एक और चीज आ रही है इसी के साथ दिमाग में, आप डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हमको पता कैसे चलेगा कौन सा डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है? अगर डिस्प्लेसमेंट बोला है तो समझ जाना जो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हो उसी की बात हो रही है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जब भी बात करेगा तो वो साफ साफ लिखेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो अगर ये ए से चलता हुआ ए पर ही पहुंचता है तो जी हाँ आपका डिस्प्लेसमेंट जिससे आप पहले से जानते हो, जिसको आप जिससे आपने बहुत अच्छी यारी दोस्ती कर रखी है, वो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। लेकिन जो ये अभी जो नया नया आपका दोस्त बना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये जीरो नहीं है, ये 2 पाई है। बट ऐसा क्यों किया गया? इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम है, कि दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है सर्कुलर मोशन में कि वो कितना एक्चुअली घूमा है, ये भी हमको बताना पड़ेगा, ये भी हमको काउंट करना पड़ेगा। तो अगर उसने एक सर्कल कंप्लीट कर लिया है तो हम ये बोलेंगे कि जी हाँ उसने इतना रोटेट किया है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली 2 पाई। अच्छा सर जी अगर 2 चक्कर कंप्लीट कर लिए होते तो क्या मैं 4 पाई बोलता? और तो क्या भाई, बिल्कुल 3 पे आप लिखते 6 पाई, 4 पे आप लिखते 8 पाई। आ रही है बात समझ? मतलब पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा भाई साहब, यहाँ पे जीरो नहीं कह सकते आप। ठीक है सर, पकाने वाले सर है, पका पका के आपने तंदूर बना दिया, आपकी क्लासेस लाइक तंदूरी। सर अगर ऐसा मूव हो रहा हो तो ए बी सी डी, ए और फिर बी पे पहुंच गया, मैंने कहा ओ भाई बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। ऐसा क्या हो जाएगा? कुछ खास नहीं यार, 2 पाई घूम गया प्लस पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 है कि नहीं, इतना रेडियन। अब उसको ऐड, सर ऐड नहीं कर सकते क्या? अरे किसने मना किया भाई ऐड कर दो। अच्छा सर चलो ये बताओ, अब मैंने कहा हाँ भाई पूछो। सर बोले ए बी सी गया और वापस जो है ना बी पे आ गया, ठीक है, ए से गया बी, बी से गया सी और सी से वापस बी पे आ गया, मतलब वो ऐसा चला और फिर वापस ऐसा आ गया। तो जब वो ऐसा चला तो आप बोलोगे प्लस पाई और फिर माइनस पाई बाई 2, तो बिल्कुल आपको एकदम अधिकार है, आप क्या लिखें, प्लस पाई माइनस पाई बाई 2, मतलब ये प्लस का पाई बाई 2 आ जाएगा। साइन उसमें कोई वो नहीं है, मतलब आप समझ रहे हो, जब ऐसा घुमा है तो प्लस और ऐसा घुमा है तो माइनस, इसलिए प्लस का पाई माइनस का पाई बाई 2।
मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो क्या कि अगर जैसा वो घूम के ए पे आएगा, घूम के अगर ए पे आएगा और वापस डी पे आ जाता है, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि वो 2 पाई माइनस पाई बाई 2 मतलब 3 पाई बाई 2 लिखा जाए? जी हाँ बिल्कुल, हाँ मैं यही कहना चाह रहा हूँ। यस यू आर राइट। ठीक है। अच्छा सर एक चीज और बता दो फिर। मैंने कहा पूछो। मान लो सर उसने ना 3 चक्कर खा लिए, एक ऐसा, 1 2 3, कितना हो गया? 6 पाए हो गया। हाँ सर हो गया। अब वो एक उल्टा चक्कर खा लेता है, बिल्कुल आप 4 पाए बोलेंगे फिर उसको। 1 2 3 6 पाए और फिर एक उल्टा चक्कर माइनस का 2 पाए 4 पाए। ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो डिस्टेंस जैसा है, जितना चला है वो निकालो ना। अच्छा सर क्या एंगुलर डिस्टेंस टाइप की कोई क्वांटिटी डिफाइन की गई है यहाँ पे? ना 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 बिल्कुल ना, है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हम पढ़ेंगे, एंगुलर डिस्टेंस टाइप का कोई यहाँ पे कहानी वहानी यहाँ पे नहीं है। तो ये ध्यान रखना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात। और हम कर रहे थे क्या? एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत हमने देख ही लिया था। तो अब आप जानते हो करना क्या होगा आपको, कि एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है या फिर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पूछा है या एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आपसे पूछा है, तो इस तरीके से आप फॉर्मूला लगा के जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही सदी का सबसे पिटा हुआ एकदम घटिया सवाल है ना, मतलब आज के सेशन में देखा जाए तो कोई सवाल है ही नहीं। बोलोगे तो क्या छोड़ दें? यार हुआ क्या ना, एक्चुअली मैंने सोच के तो मैं बहुत आया था, मैं पढ़ाऊंगा पता नहीं बहुत, हर बार होता है। मतलब हर बार होता क्या है ना कि मैं सोच के बहुत सारी चीजें आता हूँ, ठीक है, और मैं अच्छी अच्छी चीजें भी लेके आता हूँ। होता क्या है कि मैं स्टार्टिंग की चीजों में कई बार समझाने में मेरे को लगता है कि मैं हर एक चीज बता दूं, है ना, तो फिर क्या होता है ना कि वो जो अच्छी अच्छी चीजें होती है उनका नंबर ही नहीं आता, वो अगले क्लास में शिफ्ट हो जाता है। लगता है आज भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि 1-11 तो हो चुके हैं। खैर बिना देरी के बड़े आगे। तो भाई साहब एकदम रद्दी सवाल है। रद्दी सवाल आपको ये कह रहा है कि थीटा जो मतलब आपका एंगुलर पोजीशन बोल दो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल दो, जो कहना है वो बोल दो आप, कितना आ रहा है? अल्फा माइनस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। पर आपसे कह रहा है क्या कह रहा है? फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। अब आप कहोगे कि अंग्रेज ये तो बता कौन सी वाली, एवरेज के इंस्टेंटेनियस? तो नहीं बोला है तो अपने आप समझ जाना है कि भाई साहब ये इंस्टेंटेनियस की ही बात हो रही है। कि एवरेज जब भी होगा तो वो आपको बताएगा भाई साहब यहां से लेकर यहां तक। यहां आपको मात्र क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट। अल्फा ए बी सी ये है, तो ए बी और सी क्या है? कांस्टेंट। ए का डिफरेंशिएशन 0, बी इज अ कांस्टेंट, टी का आ जाएगा 1, सी इज अ कांस्टेंट एंड टी स्क्वायर का आ जाएगा 2t। तो ये अपने पास आ जाएगा 2ct माइनस बी विच इज एक्चुअली व्हाट इट इज ओमेगा। तो ये आपके पास आ गई ओमेगा की वैल्यू, बात खत्म, पैसा हजम। आगे बढ़े। तो यहां आपको कह रहा है, या चलो इसको बाद में, चलिए तो ये सवाल देखा जाए फिर क्या है सवाल। सवाल ये कह रहा है कि इफ अ पार्टिकल रोटेट्स विथ ओमेगा रेडियन पर सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू द सेंटर। अच्छा, अब देखो जैसा कि मैंने आपको कहा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर पोजीशन एक रेफरेंस लाइन और पॉइंट के हिसाब से डिसाइड होती है ना। तो इस पार्टिकल की आप एंगुलर पोजीशन आप इस रेफरेंस लाइन से मेजर कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के हिसाब से कुछ अलग होगी, इस पॉइंट के हिसाब से एंगुलर पोजीशन कुछ अलग होगी, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो इस एंगुलर पोजीशन को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो उससे आपको एक अलग एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इससे आपको एक अलग एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। समझने वाली बात आपके पास ये है कि जो मैं समझाना चाहता हूं, एक मिनट, तो समझने वाली बात आपके पास ये है, अगर ये पार्टिकल ओमेगा से घूम रहा है, अगर ये पार्टिकल ओमेगा से घूम रहा है, किसके रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है ये ओमेगा? विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर। ओमेगा ऑफ दिस पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर, मतलब ये जो आपका पोजीशन वेक्टर है इसका डी थीटा बाई डी टी आपको गिवन है, और आपसे क्या पूछा है? फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए। ए के हिसाब से आपको एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ये पार्टिकल ए के साथ इस रेफरेंस लाइन से कुछ एंगल बना रहा होगा, तो यू हैव टू फाइंड एक्चुअली विच ओमेगा। आपको ओमेगा बताना है ए वाला, ए पॉइंट के हिसाब। तो आप इस बात को समझें कि एंगुलर वेलोसिटी इज एक्चुअली नॉट एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, ये एसोसिएटेड है पोजीशन वेक्टर से। एंगुलर वेलोसिटी आपको ये बता रही है कि उस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो किस रेट से रोटेट हो रहा है।
भाई एंगल जो है वो लाइन बना रही है, तो ये लाइन एक अलग एंगल बना रही है, ये लाइन एक अलग एंगल बना रही है, तो एंगल किस रेट से चेंज हो रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद द पोजीशन वेक्टर, ये आप याद रखें। अब यार इसमें तो एकदम ये घोंचू सा सवाल है एकदम, है ना, डबल घोंचू सवाल है, तो डबल घोंचू भाई कैसे, अभी अभी थोड़ी देर पहले तुमने देखा था कि फाई, क्योंकि थीटा इज द एक्सटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ फाई, है कि नहीं, थीटा इज व्हाट, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ फाई, सो फाई इज व्हाट, फाई इज एक्चुअली थीटा बाय 2। अगर आप इसको करेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करने पर हाफ आ जाएगा बाहर, एंड ऑन डिफरेंशिएटिंग थीटा यू विल गेट दिस, ये आपका आ जाएगा ओमेगा, ओमेगा बाय 2, और ये आ जाएगा ओमेगा जो आपसे पूछा जा रहा है, तो ओमेगा आपको दिया गया है, और जो पूछा गया ओमेगा दिए गए ओमेगा का आधा होगा, सेम पार्टिकल का ओमेगा है बट डिफरेंट पॉइंट्स। तो आप ये ध्यान रखें दोस्तों कि एंगुलर वेलोसिटी, है ना, यहां लिख देता हूं मैं नोट, है ना, बिल्कुल 2000 का नोट है, और ये काम में आएगा ना, 2000 का नोट वैसे काम में आता क्या, कि एंगुलर वेलोसिटी, पहलेंगे क्या शानदार वाली लिख रहा, W, एंगुलर वेलोसिटी इज always associated with position vector, with position vector। भाई साहब पोजीशन वेक्टर जो एंगल बना रहा है ना, ये पोजीशन वेक्टर का रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल आपको यहां पे मेजर करना है, वो आपके एंगुलर वेलोसिटी कही जाएगी, ठीक है। तो फिर हम यहां पे बात करने वाले हैं किसकी, एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि आपका रहेगा अल्फा। और जैसा कि आप जानते हो कि अगर कोई चीज घूम रही है, एंगल कवर कर रहा है वो कुछ टाइम में, तो उसके एंगल कवर करने का रेट भी बढ़ सकता है या कम हो सकता है, हाँ के ना, बिल्कुल जी हाँ, तो वो भी बढ़ सकता है या कम हो सकता है, तो उसके एंगल कवर करने के रेट में जो चेंज आ रहा होगा उसको हम बोलेंगे अल्फा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, या यहां बात कर लेंगे अभी, क्या आ जाएगा अपने पास, क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और यहां हम क्या कहेंगे, हम यहां कहेंगे कि अगर मुझे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आपका कैसे निकलेगा, वो आपका निकलेगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। ओमेगा फाइनल मतलब ये एक फाइनल इंस्टेंट पे आपकी एंगुलर वेलोसिटी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इनिशियल इंस्टेंट पे ये दोनों की दोनों इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी ही होगा, और इसका यूनिट जो आएगा वो आएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। ऐसे ही जब आप यहां की बात करेंगे तो अल्फा इंस्टेंटेनियस, ये जो है वो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी, और दोनों ही आपके कैसे क्वांटिटी है ये, भाई बात वही है कि इंस्टेंटेनियस को निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना है, एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से निकालना है, लेकिन याद ये रहे दोनों ही केसेस में ये क्वांटिटीज दोनों ही वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने यहां सिंबल भी लगाया है, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। पीछे भी अगर मैं बात करूंगा तो आपको जैसा कि मैंने यहाँ पे बता ही दिया था, ये स्केलर है और ये वेक्टर, लेकिन यहां ये दोनों वेक्टर है, क्यों, क्योंकि यहां पर ये वेक्टर माइनस वेक्टर, वेक्टर माइनस वेक्टर इज वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पे कहानी कह सकते हैं। अब अगर आपकी एंगुलर वेलोसिटी कैसी है, इफ एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ओमेगा अगर आपका कांस्टेंट है, आप ये समझ जाएं कि मतलब ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी, तो ये कैसी क्वांटिटी आएगी, है ना, ओमेगा क्या है आपका कांस्टेंट, थीटा बाई डी टी को आप ओमेगा बोलोगे, डी थीटा को आप क्या बोल दोगे, ओमेगा डी टी। कहने का ये मतलब हुआ कि ओमेगा अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, तो वो आपको ये बता रहा है कि dt टाइम में वो इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल मतलब कवर कर लेगा, इतना उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो। तो अगर कोई घूम रहा है सर्कल में और वो dt टाइम में अगर कुछ d थीटा चलता है, तो छोटे छोटे dt टाइम में वो d थीटा d थीटा d थीटा d थीटा चलेगा, तो टोटल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्या वो इंटीग्रेट करके नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, और इंटीग्रेट करके अगर आप निकालते हैं इस पर्टिकुलर केस में, तो
तो आपका ओमेगा क्योंकि कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा बाहर, और आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, ओमेगा इंटू टी। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज एक्चुअली टी। यहां आप कह सकते हैं कि जब आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सॉरी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी जब आपकी कांस्टेंट है, आप एंगुलर वेलोसिटी को टोटल थीटा अपॉन टी डाल सकते हैं, या फिर आप थीटा को ओमेगा टी लिख सकते हैं। जिस तरीके से कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, या वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन कब, जब कांस्टेंट हो एंगुलर वेलोसिटी, तो आप वही सेम बात यहां भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हुई और वो वेरिएबल हुई, कहने का मतलब ये कि आपका वहां पर कुछ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन आया। अगर आपकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हुई, वो कैसी हुई, वो हुई वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वहां कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन आया, लेकिन अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाएगा तो कुछ नई बात नहीं है भाई। थोड़ा सा मैं समझाता हूं, इसको क्या लिखोगे तुम बोलोगे सर इसको लिखूंगा मैं डी ओमेगा बाई डी टी। मैंने कहा लिखोगे, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल लिखूंगा, फिर रोक के तो दिखाया यही लिखूंगा मैंने कहा इसका मतलब क्या है, तुम बोलोगे सर जी इसका मतलब ये है कि dt टाइम में इतना एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। मैंने कहा पक्की बात, तुम बोलोगे बिल्कुल पक्की बात। मैंने कहा इंटीग्रेट कर दो, फिर तुम बोलोगे बताने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो करने ही वाला था। तुम बोलोगे सर देखो t इक्वल्स टू 0 पे जो ओमेगा होगा उसको मैंने ओमेगा इनिशियल कह दिया, और किसी टाइम पे जो ओमेगा होगा उसको मैंने ओमेगा बोल दिया। 1 का इंटीग्रेशन ओमेगा आएगा और लिमिट लगेगी हमारे पास ओमेगा इनिशियल से फाइनल तक। अल्फा अपना कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो 1 का इंटीग्रेशन t आएगा और लिमिट लगेगी 0 से t। जैसे ही वैल्यू रखूंगा सर तो मेरे पास है ना, जैसा इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने पढ़ाया था ना, वैसा ही कुछ रिजल्ट अपने को यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है सर जी। देखो v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, बस v जो फाइनल वेलोसिटी होता था उसकी जगह फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ गया है, u जो इनिशियल वेलोसिटी होता था उसकी जगह इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आ गया है, और a जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता था उसकी जगह अल्फा जो कि कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो आपकी इसी प्रकार तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आप बिल्कुल धड़ाधड़ करके लिख सकते हो। मतलब सेकंड इक्वेशन आपकी हो जाएगी डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसी तरीके से आप बोल सकते हो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह अल्फा और एस की जगह डेल्टा थीटा, या थीटा से भी काम चला लेते हैं कई बार लोग, ऐसा नहीं कि डेल्टा थीटा ही लिखेंगे। थीटा आपको समझ जाना है कि वो क्या है, वो है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई घबराहट वाली बात नहीं है, उसको थीटा लिख दिया, ऐसे हाय तो नहीं मचा देने की और थीटा कैसे लिख दिया, अरे लिख सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है यार, है ना। तो यहाँ थीटा इज व्हाट इट इज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एफ इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा इनिशियल इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और अल्फा आपका कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है ही, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आपका जो है वो अल्फा आ जाएगा। तो अब हम थोड़े से सवाल देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम यार, एक सवाल देख लेते हैं और फिर अपना जो है 2-3 सवाल है, बाकी कहानी हम कल देखेंगे, ठीक है। टाइम भी मेरे हिसाब से हो जाएगा तब। तो आज के सेशन में जो मैं करवाना चाह रहा था उतना तो नहीं हो पाया, लेकिन जितना हो पाया उतना ही ठीक है ना, कुछ नहीं से कुछ तो सही। तो कह रहा है कि भाई फाइंड द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ वॉच एंड ऑल्सो फाइंड एंगुलर स्पीड फॉर द सेकंड हैंड। सर ये एंगुलर स्पीड क्या होता है, आपने तो पढ़ाया ही नहीं। तो उसी का मैग्नीट्यूड, एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंगुलर स्पीड। अच्छा तो किसकी कह रहा है, मिनट हैंड और आवर हैंड की। तो बस तुम्हें ये देख लो, मिनट हैंड एंगुलर स्पीड अगर आप देख रहे हो किसकी, मिनट हैंड की, भाई साहब पूरा एक चक्कर जो घड़ी के अंदर जो मिनट वाली सुई होती है, पूरा एक चक्कर कितने टाइम में काटती है, एक घंटे में वो एक पूरा चक्कर काट लेती है। मतलब कितने सेकंड लग गए एक घंटे में, एक घंटे में आपके हो गए 3600 सेकंड, है कि नहीं। मिनट में अगर आपको निकालना है तो आप मिनट में निकाल दो, क्या आ जाएगा आपके पास, कितना, क्या आ जाएगा आपके पास 2 पाई इतना रेडियन पर सेकेंड। ऐसे ही अगर आपको बोल रहा है आर की, ठीक है, तो रेशियो निकालना है ना, मैं इतना
फालतू में परेशान हुई भाई। मैं सीधा लिख देता हूँ, ये कितना, 1 घंटा है ना, ये इतना रेडियन पर आर, आर की बात करूंगा इसको टोटल कितने 12 घंटे लग जाते एक पूरा चक्कर खाने में। और सेकेंड हैंड के ओमेगा की अगर मैं बात करूंगा तो उसको 60 सेकेंड लग जाते। ये आपके पास जो है ओमेगा आ जाएगा। अब रेशियो लेना है यार इन दोनों का, तो रेशियो वाली बात नहीं, सॉल्व कर लेना, रद्दी सवाल है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल अपने को क्या कह रहा है, ये अगला सवाल अपने को कह रिया है कि फैन इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 100 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। कैसा, ओमेगा आपको दिया गया है 100 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, देन इट इज स्विच्ड ऑफ। ओके भाई साहब, इतने से घूम रहा था, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये कह देते हैं कि जिस टाइम इसको स्विच किया उस वक्त तो इसकी इतनी एंगुलर वेलोसिटी थी। अब सर ये रेवोल्यूशन पर सेकंड क्या है? अरे कुछ नहीं भाई, रेवोल्यूशन मतलब कितना, एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर हो गया सर, 2 पाई, तो बस इतना रेडियन पर सेकंड। तो सर यही था बस, और तो क्या भाई, बस यही था सर। मतलब इसको मैं ऐसा लिख दूं, 200 पाई रेडियन पर सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ऐसे लिख दीजिए। और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 5 मिनट। ये आ गया आपके पास कितना, 300 सेकेंड, ठीक है। और फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बिफोर इट स्टॉप्स। तो टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने होंगे, तो आपको ये बताना है ना। रुक जा रहा है मतलब फाइनली वो रुक जा रहा है भाई साहब, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर रिटार्डेशन, फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस इंटरवल। आपको ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, और आपको ये बताया ही नहीं कि यार वो रिटार्डेशन कैसा था। रिटार्डेशन कैसा था ये तो आपको बताया नहीं, तो कुछ नहीं बताया है तो आप समझ जाओ कि आपको कांस्टेंट ही मान के चलना है। तो जिस तरीके से एक्सेलरेशन मोशन को रोकता था, तो रिटार्डेशन क्या करेगा यहाँ पे, एंगुलर रिटार्डेशन वो भी मोशन को रोकेगा आपके, ठीक है। जैसे यहां थोड़ी सी मैं बात समझा देता हूं जो मैंने नहीं समझाई है। एंगुलर वेलोसिटी अपने पास कुछ ऐसी है, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आ जाए, तो जिस तरीके से अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होंगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता था, तो यहां पर भी साहब वही कहानी है कि एंगुलर एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी, और वही, और सेंस ऑफ रोटेशन से आप देख सकते हो कि अगर कोई चीज अगर ऐसा क्लॉकवाइज घूम रही है और आपका अल्फा भी क्लॉकवाइज है, तो उसकी डायरेक्शन बिल्कुल आप अंदर कहेंगे, लेकिन आप बात समझे, यहां अगर मैंने ओमेगा की डायरेक्शन पूछी आप बोलोगे अंदर, अल्फा की डायरेक्शन पूछी अंदर, दोनों पैरेलल का मतलब ओमेगा यहां बढ़ेगा। वहीं अगर अल्फा जो है आपका कैसा होता, अल्फा आपका अपोजिट होता, अल्फा जो है वो आपका अपोजिट होता, तो क्या होता, यहां ओमेगा आपका कम होता, उसी को हम बोलेंगे रिटार्डेशन। मतलब कुछ नई बात नहीं है, जैसा लीनियर मोशन में वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन होने पर हम रिटार्डेशन कहा करते थे, तो यहां पर भी वही बात है। और इक्वेशन लिखते वक्त आपको वही साइन कन्वेंशन यूज करना है। साइन कन्वेंशन में सीधे आपको, जो खैर मेरे को यहां बताना चाहिए था, तो सीधे मैं आपको सवाल में समझा रहा हूं कि कोई चीज अगर क्लॉकवाइज है उसको आपने पॉजिटिव ले लिया, तो एंटी क्लॉकवाइज को आप कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। जैसे कि यहां हम इसको समझते हैं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई मेरे को सबसे पहले तो बताना टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने थे, या एंगुलर रिटार्डेशन ही कितना था। तो मैंने कहा यार पहली इक्वेशन लगा देता हूं मैं, तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा फाइनल मेरा कितना है, वो है 0। मान लो फैन जो है वो कुछ ऐसा घूम रहा था, फैन ऐसा घूम रहा था, तो अल्फा कैसा आएगा, अल्फा अपोजिट आएगा, है ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ओमेगा इनिशियल अगर तुमने क्लॉकवाइज माना, अब तुम कह रहे हो सर क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव लूंगा, ले लो, सर क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव लूंगा, ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, मैंने क्लॉकवाइज को ये लो पॉजिटिव ले लिया भाई। क्लॉकवाइज अगर मैंने पॉजिटिव ले लिया, अब तुम बोलोगे आपको क्या पता कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा था, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, तुम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो तो अल्फा जो है क्लॉकवाइज ले लेना। बस ये ध्यान रखना कि जिस डायरेक्शन में ओमेगा उसके अपोजिट अल्फा हो। तो अगर इसको पॉजिटिव लिया है तो आपका ये आ जाएगा 200 रेडियन पर सेकेंड, और इसको मैं लूंगा माइनस में, और टाइम कितने लग गए, टोटल लग गए 5 मिनट, 5 × 60 सेकेंड। यहां से आपका जो है अल्फा आ जाएगा, जो आएगा 200 × 5 × 7,
पाई भी है ना अपने पास, पाई भी, ठीक है। तो ये इससे कटा, 5 4 जा 20, आ जाएगा अपने पास कितना, पाई 3 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैंने क्योंकि यहां पे साइन डाल दिया है इसलिए मेरी वैल्यू पॉजिटिव आई है। तुम अगर साइन यहां पर नहीं डालते, अगर तुम यहां पे साइन नहीं डालते, तुम सिर्फ अल्फा प्लस लिख देते, तो तुम्हारा नेगेटिव आता आंसर जो ये बताता। देखो मैंने यहां डायरेक्शन पता है मुझे, इसलिए मैंने यहां पर क्या कर दिया, साइन के साथ डाल दिया, तो वैल्यू पॉजिटिव आ गई। अब तुम साइन के साथ नहीं डालोगे तो वैल्यू नेगेटिव तुम्हें ये बताएगी कि एक्सेलरेशन एक्चुअली अपोजिट डायरेक्शन में है इसके एंगुलर वेलोसिटी की। अब यार बाकी की सारी कहानी फर्जी। अच्छा एक और चीज मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, वो ये कि ना कई बार क्या होता है ना कि इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर में भी आंसर दे दिया। 2 पाई रेडियन का मतलब होता है 1 रेवोल्यूशन। कई बार आप ऐसे भी देख लोगे 1/3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। कई बार अगर आपका एंगुलर क्वांटिटीज रेवोल्यूशन पर सेकंड में दी गई है ना, तो आप रेवोल्यूशन पर सेकंड में ही क्या कर सकते हो, आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। कोई बड़ी बात वहां पर नहीं है, मतलब घबराने जैसा कुछ वहां पर नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। क्लियर है बात? तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मीट्स, कितना रेवोल्यूशन मीट होगा इधर, तो डेल्टा थीटा या थीटा में क्या बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा कितना चला, तो इनिशियल ओमेगा कितना था भाई साहब, वो था 100 रेवोल्यूशन में रहने देता हूं, 100 रेवोल्यूशन पर सेकंड। और अच्छा एक और चीज बताऊं तुमको, एक मैंने फॉर्मूला याद करवाया था, याद हो तो, जैसे एक होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एक होता है वीटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर, ध्यान है, यहां पे भी टिकाओ ना। फिर वही मैं क्या बोलूंगा, ओमेगा फाइनल टी माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। क्यों फालतू में मैं बकवास करूं यार इतनी लंबी सी, है कि नहीं। तो ओमेगा फाइनल क्योंकि मुझे पता है 0, टी अपने को जो भी है भाड़ में जान दो उसको। अल्फा, अल्फा मुझे पता है माइनस का कितना निकला भाई, वो रेवोल्यूशन में निकाल देते हैं, माइनस का 1/3 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम कितना था भाई, टाइम कितना था, 5 मिनट ना, 5 × 60 का स्क्वायर, है कि नहीं भाई। टाइम इतना था अपने पास, उठा के पटक दी वैल्यू। अब यहां से अगर तुम देखोगे तो ये आ जाएगा 1/6, और ये आ जाएगा अपने पास कितना, 25, और ये 6 का स्क्वायर, और ये 100, एक 6 से एक 6 उड़ गया, और ये 25 है, कितना हो गया 150। ये अपने पास कुछ ज्यादा ही नंबर नहीं है, 15,000 रेवोल्यूशन, मान जाने ना, कहीं कैलकुलेशन कर दियो तो एक बार चेक कर लेते भाई। अपने पास 1/3 आ ही गया था, 5 मिनट अपने पास लग ही गए। तो ये अपने पास 100 का तो डबल लिख ही दिया मैंने, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 25 आ जाएगा, और ये 150 आ ही जाएगा भाई। आएगा क्या 150? हाँ 150 ही आएगा, 150। और इतना, तो इतने रेवोल्यूशन हो जाएंगे भाई, इतने चक्कर खा जाएगा वो, 15,000 चक्कर खा चुका होगा वो। कुछ खास नहीं है इसमें। अब तुम सोचो और इससे और पता नहीं यार, आप तो सवाल नहीं करा रहे, ये नहीं करा रहे भाई। आज एक तरीके से सर्कुलर मोशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, आज तो ये काइनेमेटिक्स है जो रेक्टिलिनियर में तुम ऑलरेडी पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके हो, उस टाइप की ही चीज है, ठीक है। अब तुम्हारे लिए जाते जाते एक सवाल, हाँ 33 हो गए, जाते जाते एक सवाल। तुम बोलोगे सर आज ऐसा स्क्रीन में घुस के क्यों देख रहे हो भाई, वो बात ये है कि यार हाँ, चश्मा नहीं लगा रखा हमने। Solid body rotates with a deceleration about a stationary axis with an angular deceleration beta। तो यार ध्यान रखना, angular deceleration beta दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऐसा का ऐसा, ठीक है। मतलब आप इसको बोल सकते हो कि बीटा इज एक्चुअली ए रूट ओमेगा। नेगेटिव साइन रख देना भाई साहब, नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि अपने पास एक रिटार्डेशन है इसलिए। अब आप वो कह रहा है कि एट द इनिशियल मोमेंट द एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। तो ध्यान रखना यहां इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगी, यहां ये इंटीग्रेट होकर निकलेगा, जो भी निकलेगा करके आना इसको होमवर्क। ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूं फिर भी। बीटा ओमेगा, अब इस बीटा को अगर तुम कहो कि सर देखो मैं डी ओमेगा बाई डी टी लिख देता हूं, बिल्कुल आप लिखें, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। और फिर आपसे पूछा है कि देन मीन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एवरेज्ड ओवर द होल टाइम ऑफ रोटेशन टिल इट्स कम्स टू रेस्ट। अगर आपको मीन एवरेज वेलोसिटी निकालनी, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी बताओ। एवरेज वेलोसिटी निकालने का मात्र एक तरीका है कि एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको पता होना चाहिए टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना और टोटल टाइम कितना। कुछ पोर्शन तो मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, बाकी का रिमेनिंग तो करना। मैंने कहा ये तुम्हारे पास कहानी थी, अब ये इंटीग्रेट कैसे होगा, इंटीग्रेट ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा।
ओमेगा को ले जाओ उधर, ओमेगा की पावर आएगा -12, क्या आ जाएगा माइनस का KT। इंटीग्रेट करूंगा तो t की वैल्यू 0 पे ये था अपने पास ओमेगा नॉट, और किसी टाइम t पे ओमेगा अपना हो गया कितना, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हाफ प्लस वन, माइनस का हाफ प्लस वन, ये आ जाएगा प्लस हाफ, अपॉन प्लस हाफ, अपॉन प्लस हाफ, तो वो 2 इधर आ जाएगा और लिमिट लग जाएगी कहां से कहां तक, ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट से ओमेगा। अब अगर आप यहां से देखोगे तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का के, और अब यहां से अगर तुम चीज देखोगे तो ये क्या बनता हुआ दिखेगा, एक बार ओमेगा रखूंगा तो ये आ जाएगा रूट ओमेगा, ये आ जाएगा रूट ओमेगा नॉट, और ये माइनस का KT/2। ये अपने पास जो है कहानी अपने को, ठीक है। तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ओमेगा नॉट रूट में माइनस KT/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। और फिर अब यहां से क्या करना है, इसको वापस इंटीग्रेट करना, d θ/dt, और ये KT/2 का स्क्वायर और इधर dt, फिर इसको इंटीग्रेट करना, और आपका जो है यहां से क्या निकलेगा, t इक्वल्स टू 0 पे उसने कुछ भी नहीं घूमा, और t टाइम में वो कितना घूम गया वो थीटा निकाल लेना, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेना, ठीक है। थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकलने के बाद फिर आप एंगुलर वेलोसिटी का एवरेज निकालना कि टोटल कितना घूमा। अब टोटल कितना घूमा उसके लिए टाइम पता होना चाहिए, टाइम आ जाएगा आपके पास 2 रूट ओमेगा बाय के, जितने में वो रुकेगा, कि जब ओमेगा की वैल्यू 0 होगी, जैसे आपसे पूछे कितने टाइम बाद रुका वो, तो जब ओमेगा 0 हो जाएगा तब रुक गया, इधर 0 डाल दो तो टाइम आ जाएगा 2 रूट ओमेगा बाय के, या तो डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो, टाइम की वैल्यू 2 रूट ओमेगा बाय के यहां डालो, आपका टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आते ही उस टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रूट ओमेगा बाय के से डिवाइड कर देना, आंसर आपका आपके हाथों में होगा। और आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त, ये आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई करें, बाकी कहानी हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ठीक है। आज जितना सोचा था उतना हो नहीं पाया, बट कोई बात नहीं, हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट सेशन विद सम न्यू कंसेप्ट एंड कंटेंट। तो बाय एंड टेक केयर।